हम लोग सेक्शन 84 देख रहे थे, है ना। सेक्शन 84 पे मैंने बताया कि कई सारे रूल्स हैं, है ना। कई सारे रूल्स हैं, कई सारे नियम हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में, आपके पेपर में पूछता है ना। कई सारे रूल हैं कि कोई आदमी पागल है तो कैसे पता करें ये पागल है, कोई आदमी पागल है भी या नहीं, इस बात का पता कैसे लगाएं, है ना। तो इसके लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें अप्लाई करने रहते हैं, है ना। उनसे वो कोर्ट ने ये बातें लेकर आई कि ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो कैसे पता करें कि आदमी पागल है कि नहीं है। तो एक आपका हॉफील्ड रूल है, आपका मैग्नॉटन रूल है, और बहुत सारे केसेस में जो है कोर्ट ने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये कैसे पता लगाया जाए जो सच पर्सन हु इज क्लेमिंग दैट ही इज इनसेन, ही इज एक्चुअली इनसेन, है ना। ये कैसे पता लगाया जाए। तो इस पे आपके ये जो सेक्शन 84 पर ही आपका एक केस है, अक्सर आता है मैग्नॉटन वाद किससे संबंधित है, तो इट इज रिलेटेड टू दी सेक्शन 84। इस केस में हुआ क्या था कि एक व्यक्ति था जिसको इंग्लैंड के एक प्राइम मिनिस्टर को वो उससे थोड़ा भ्रम हो गया, और वो एक्चुअली उनके पीए को ही प्राइम मिनिस्टर समझता था, और उसने उनको गोली भी मार दी, है ना। जब फिर इसके ऊपर मुकदमा चला तो मुकदमा चलने के बाद इसमें कोर्ट ने कई प्रिंसिपल्स प्रतिपादित किए, ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में कोई व्यक्ति जो है इनसेन है अथवा नहीं है, ठीक है। कोई भी आदमी इनसेन है अथवा नहीं है, ये बातें सारी पता लगाने के लिए कई सारे ग्राउंड्स बनाए। तो जो मैग्नॉटन वाद है वो धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 84 पर आधारित है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, एक बात हो गई। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इसी में वो है कई सारे केसेस हैं, ठीक है। कई सारे केसेस हैं, उनको वन बाय वन करके आप सुनते जाएंगे तेजी तेजी से और लिखते जाएंगे, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, ठीक है, और आईपीसी पूरी बाकी है। तो आप तेज तेज हाथ चलाएंगे और सुनेंगे, आंख नाक कान और हाथ तीनों एकदम खुले रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, इसके लिए बहुत सारे जो है टेस्ट है। नंबर 1 आपका है एक वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, लिखो जो ये नंबर 1 अक्सर आता है कि वाइल्ड बीस्ट टेस्ट या का ये केस आ जाता है या फिर किससे संबंधित है। तो नंबर 1 वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। बीस्ट माने क्या होता है, दैत्य बीस्ट मूवी नहीं आई अभी, और वाइल्ड माने जंगली। तो वो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति एकदम राक्षस हो गया, ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग और व्हाट इज नॉट डूइंग, क्या कर रहा है उसका परिणाम समझने में असमर्थ है। तो एक वाइल्ड बीस्ट टेस्ट आपका अप्लाई किया गया, ठीक है। और ये जंगली जानवर, व्यक्ति का बर्ताव जंगली जानवर जैसा हो जाना, ठीक है। और इस पे एक केस है, लिखो एक नंबर 1 वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, लिखते जाओ न, बस वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। यही अब हिंदी में मैं क्या बोलूं इसको, हाँ तो वही यही लिखो, लिख दिया। इसके आगे इस पे, अब इस पे एक केस भी है, वो केस है आर वर्सेस अर्नोल्ड का, पीटी में आता है ये, लिखो आर वर्सेस अर्नोल्ड का। इसमें जस्ट है जस्टिस ट्रेसी, जस्टिस ट्रेसी, सभी लोग लिखो जस्ट है इसमें जस्टिस ट्रेसी। अच्छा, इसमें क्या पता लगाया गया, इसमें गुड और एविल टेस्ट है कि सिर्फ इसमें यह देखा जाएगा कि व्यक्ति कार्य और उसके परिणाम को समझ रहा था, क्या पूरा दैत्य हो गया था, बिल्कुल मार डालो, चीर डालो, फाड़ डालो। दूसरा जो क्या था इस केस में हुआ क्या कि, और ये जो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट में इसका केस का नाम क्या है, आर वर्सेस अर्नोल्ड। तो अर्नोल्ड क्या कर रहा था कि एक जो है किंग, एक लॉर्ड ओस्लो थे, उनको फैक्ट सुन लोगे तो घटना चक्र में देखते होगे सब। तो लॉर्ड ओस्लो थे, तो उनको ये मारने की ना कोशिश करता था, ठीक है। उस समय मारी दिया इसने। उस समय ये लॉर्ड ट्रेसी थे, उस समय देखा गया कि ये आदमी कंप्लीटली इंसेन था, मतलब दैत्य हो गया था, कुछ समझ नहीं रहा था, बिल्कुल बीसली बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो उसने कहा कि सर, ड्यू टू द डेल्यूशन आई एम अनेबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। मैं इस बात का पता लगाने में जो है पूरी तरीके से असमर्थ था कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। एक बात आगे बढ़ो, ये केस हो गया, किस पे केस है, आर वर्सेस अर्नोल्ड केस किससे रिलेटेड है, वाइल्ड वर्सेस बीस्ट केस से। दूसरा क्या है आपका इनसेन डेल्यूजन टेस्ट, इस पे एक और केस है अगला, कौन सा है, हाँ लिखो इनसेन डेल्यूजन टेस्ट। और पेपर में भी यही लिख के आएगा, कुछ और नहीं लिख के आएगा, इनसेन डेल्यूजन टेस्ट, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट।
दूसरा लिखो वाई इनसेन डेल्यूजन टेस्ट, INSANE डेल्यूजन टेस्ट। इससे रिलेटेड केस है आर वर्सेस हेडफील्ड, ठीक है, आर्ट वर्सेस हेडफील्ड। हेडफील्ड ने क्या किया, जो वहां के किंग जॉर्ज थे तृतीय, उनके ऊपर घोड़े वाली गन, घोड़े को जैसे मारते हैं उस वाली गन से उसने फायर कर दिया और थिएटर चल रहा था, कई सारे गेम चल रहे थे, रॉयल बॉक्स वो थिएटर चल रहा था, वहां उसने इस गेट से फायर किया, ठीक है। एक्यूज्ड बच गया, जबकि उसने किंग के ऊपर फायर किया, बावजूद वो बच गया। बोला क्यों बच गया? क्योंकि वो इनसेन था। ये सारे केस किससे रिलेटेड है? धारा 84 से। धारा 84 में भी कई सारे नियम हैं, उन नियम की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से एक नियम आपका है आर वर्सेस हेडफील्ड, ठीक है, और दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू दी इनसेन डेल्यूजन टेस्ट। और इस केस आर वर्सेस हेडफील्ड टेस्ट में जो है वो एक्यूज क्या है, बच गया, उसने किंग जॉर्ज 3 के ऊपर फायर किया था। और ये चूंकि फायर करते समय वो क्या था, अच्छे और बुरे की प्रकृति समझने में जो है असमर्थ था। इसके अलावा एक और केस है आपका बाउलर टेस्ट, BOW, बाउलर टेस्ट। बाउलर टेस्ट में क्या होता है, ये भी धारा 84 से रिलेटेड है ना, 3 देख चुके हैं हम, धारा 84 से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। कोई भी व्यक्ति इस बात में असमर्थ हो जाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि मतलब वो व्यक्ति ये है, ये मान लीजिए इतनी इस तरीके से इनसेन हो जाए कि अच्छे बुरे में फर्क भूल जाए। तो ये एक केस था बाउलर केस, तो उसी में टेस्ट अप्लाई किया गया। तो ये भी किससे संबंधित है? धारा 84 से। 4-5 में से एक आता है, जनरली मैग्नॉटन पूछ लेता है, लेकिन आपको मैं इस हालत में नहीं छोड़ सकता कि मैग्नॉटन पूछे तभी बताएं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स है कम, तो आप गलत करने की स्थिति में है नहीं। आगे आओ, अगला है आर वर्सेस मैग्नॉटन, ठीक है, आर वर्सेस मैग्नॉटन केस, ठीक है। डेनियल मैग्नॉटन जो था, आर वर्सेस मैग्नॉटन, ठीक है, इसने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड के प्राइवेट सेक्रेटरी को ही गोली मार दी, ठीक है, मैग्नॉटन ने। आर वर्सेस मैग्नॉटन केस जो है, इसने क्या किया, जो इसने मर्डर किया वो किया प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी को इसने गोली मारी, ठीक है। बात ये था कि ये बोला कि सर मैं इनसेन था उस समय, मतलब एक पागल था, विक्षिप्त अवस्था में था, आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड क्या सही है क्या गलत। तो मैग्नॉटन केस जो है, इस केस में इसको इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि इस केस अब बहुत हो चुका अत्याचार, बोला तुम लोग किसी को भी मारते रहो, पगला घोषित करते रहो अपने आप को, अब ये बात नहीं बनेगी। तो बोला अब क्या किया जाए, बोला कोर्ट कुछ पैरामीटर डिटरमाइन करेगा, उससे तुम्हें चेक करेगा कि वास्तव में तुम पागल हो कि नहीं हो। तो आर वर्सेस मैग्नॉटन केस में 5 प्रिंसिपल्स दिए गए। कितने दिए गए? 5 प्रिंसिपल्स दिए गए इस बात को पता करने के कि वास्तव में तुम पागल हो अथवा नहीं हो, उन पे तुम्हें खरा उतरना पड़ेगा। तो ये क्या, अब वो 5 प्रिंसिपल तुम भूल जाओ, भी समय उतना कम नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ क्या हुआ सर, इस केस में हुआ ये, पानी पिला दीजिए सर। इस केस में हुआ ये कि 5 प्रिंसिपल दिए गए, मैग्नॉटन एक आदमी था, धारा 84 से ये केस संबंधित है, और इस केस में वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को, उसको कुछ भ्रम हो जाता है, उनको मार भी देता है वो, उस भ्रम को दूर करने के लिए, ठीक है। और तो इतना बस इसमें याद रखो, 5 प्रिंसिपल थे कि सीधा सीधा पूरी दुनिया में जहां पर भी, नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया में जहां पर भी इंसैनिटी यानी पागलपन से जुड़े हुए कोई अपराध होते हैं तो इसी को अपने अपने सेक्शन में उन्होंने फिट कर लिया है, अपनी धारा 84 सेक्शन 84, ठीक है। आगे आओ, और एक और है आपका डरहम रूल, ठीक है, इसका नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ सुने होगे, डरहम रूल, ठीक है। डरहम रूल, इसमें क्या है कि ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं डरहम रूल में, क्या ये देखते हैं कि क्या काम हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, है ना। तो डरहम रूल भी आपका, इसकी एक केस था डरहम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट, इसमें इसके आगे लिख दिया करो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये डरहम रूल जिसे कह रहे हैं ना, अब आया कहां से डरहम रूल, तो केस का नाम क्या है, डरहम बनाम यूनाइटेड स्टेट, और ये रिसेंट का है, 1 जुलाई 1954 का केस है, ये रिसेंट का है ये। तो डरहम टेस्ट क्या है, डरहम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट, ठीक है।
डरहम जो है हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन के लिए जो है चार्ज किया गया। सुनते भी जाओ, पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले। डरहम जो है वो हाउस ब्रेकिंग के लिए चार्ज किया गया, हाउस ब्रेकिंग के लिए चार्ज किया गया और फिर उसको उसमें कुछ जो है उसी दौरान उसने कुछ टेस्ट किए गए उसके। तो ये केस भी पता लगा कि समझ नहीं रहा था प्रकृति क्या कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, है ना। तो ये इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, तो डरहम रूल भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आर वर्सेस आर्नोल्ड का केस किससे जुड़ा हुआ है? वाइल्ड बीस से। दूसरा, आर वर्सेस हेडफील्ड केस किससे है? वेरी नाइस। तीसरा, आर वर्सेस डेनियल मैकनॉटन केस किससे जुड़ा हुआ है? पांच प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 5 प्रिंसिपल दिए गए हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट टेस्ट या कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप किस टेस्ट में बोली गई? डरहम रूल में। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मैंने समझते हो, कार्य और उसके परिणाम के बीच संबंध, कि तुम जो कर रहे थे वो तुम्हें पता था और जो तुम्हें परिणाम होगा वो तुम्हें पता था। अगर पता था तो तुम दोषी हो। कोई आदमी कह रहा पागल है, पागल, मेरी बात को समझना, कोई आदमी कह रहा मैं पागल और गया किसी को चाकू भोंक दिया, लेकिन चाकू भोंकने के बाद उसने क्या किया? चाकू छिपाई और भाग गया वहां से। क्या किया उसने? भाग गया। अब भाग गया तो इसका मतलब बाबू तुम पागल हो कि नहीं हो, हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब तुम दो बातें तो समझ रहे थे, एक अपना कार्य और इसका परिणाम। इट इज नोन एज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यानी कि तुम जान रहे तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तब भी तुम कर रहे थे, तुम मारो इसको, समझ रहे हो। तो ये डरहम रूल समझ में आया। अब इतने में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का, 100% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो किसी और पेपर में मिलेगा, है ना। इतना आपको तो मेरा को पूरा पढ़ाना है, नहीं समझे, तो ये काम है। अब इसके अलावा अब कोई प्रिंसिपल बचा 84 से। अब आओ 80, इसके अलावा 84 में कोई कई सारे केस है, ठीक है। अब वो केस तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अब उससे देर हो जाएगी, ठीक है, टाइम भी ज्यादा नहीं है। अच्छा एक बात और समझो, यूपी एपीओ ने बार बार इस क्वेश्चन को, एक केस को पूछा है, तब्बू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम। ये केस यूपी एपीओ ने बार बार पूछा है, 2007 में, 2013 में, ये 2 बार पूछ चुका है। ये जो केस है ये यूपी एपीओ फिलहाल 3 बार पूछ चुका है। एक ही केस को यूपी एपीओ में, जुडिशरी में भी नहीं, तब्बू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम, इसने 2007 में पूछा, उसके पहले पूछा 2013 में पूछा, ठीक है। और ये गुवाहाटी केस है, ये 1976 का, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये किससे संबंधित है? हाँ, इसको लिखो, मार्क करो, लीगल इनसेंटी से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? विधिक पागलपन से। किससे संबंधित है? ये बार बार यूपीएपीओ ने पूछा है। केसेस बहुत सारे हैं लेकिन समय लेके बताना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास भाई नहीं, मुझे माफ कर, तो अब यही बता दे रहा हूं। तो हाँ, तो ये तब्बू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम, इसको बार बार अगेन एंड अगेन यूपीएपीओ ने पूछा है। 7 में पूछा, 13 में पूछा, उसके पहले पूछा। तो इट इज, इतना जानो, इट इज रिलेटेड टू दी लीगल इंसैनिटी, विधिक पागलपन से ये जो है संबंधित है, ठीक है। और एक आपका और केस है, उसको लिखो, ओयामी अयातू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। लिखो, फटाक फटाक लिखो, ओयामी, OYAMI, ओयामी अयातू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। ये केस भी जो है वो आपका सेक्शन 84 से रिलेटेड है, ठीक है। ओयामी अयातू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसने बोला, इस केस में क्या बोला गया कि पागलपन अपराध के होने के दौरान होना चाहिए, ठीक है। पहले बात का कोई, जब मैं अपराध कर रहा हूं उस दौरान होना चाहिए, ठीक है। ये केस आपका हो गया। अब आओ सेक्शन 84 पे, 85 पे, अगले सेक्शन पे। 85 आपका इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है। इनवॉलेंटरली माने एक हो गया वॉलेंटरी और दूसरा इन, धारा 85 में आओ, 85 में, धारा 85 जो है आपकी, ये आपकी संबंधित है इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन से, ठीक है। एक बात और समझो, धारा 85 बहुत ज्यादा करीब है धारा 84 के। धारा 85 जो है इट इज वेरी क्लोज टू द सेक्शन 84। बस इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है, इसमें दोनों में फर्क ये है कि दोनों में ही व्यक्ति इंसेन या उस अवस्था में चला जाता है जहां वो अच्छे बुरे का फर्क करने में असमर्थ है। एक बात, ठीक है। बस इसमें और उसमें फर्क क्या है? उसमें पागल है और इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस
उसको चुपके से या किसी और ने दे दिया है, जिससे वो अच्छे बुरे का फर्क करना भूल गया। स्थिति उसकी मानसिक स्थिति एक जैसी है, तो इट इज वेरी रिलेटेड टू दी वन अनदर। अब इसमें सुनो, रेनेगर वर्सेस फैगोसा का केस जो है, रेनिंगर, RENINGER, रेनिंगर, ठीक है, ये रेनिंगर वर्सेस फैगोसा। रेनिंगर वर्सेस फैगोसा का केस जो है RENINGER, रेनिंगर वर्सेस फैगोसा, FAGOSS, ठीक है। ये रेनिंगर वर्सेस फैगोसा का केस जो है इसी से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा भी केस हैं आपके, कौन कौन से? डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब 85, 86 सब पे केस चलते चले जाएंगे। एक केस है आपका डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड, ये सुना है ना इसका नाम है? डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड, DPP वर्सेस बियर्ड, ये किससे संबंधित है? धारा 85 से। इसमें क्या होता है, एक 13 ईयर गर्ल होती है, 13 साल की लड़की होती है, जो मार्केट जा रही होती है, पास में एक मिल होती है, मिल का चौकीदार होता है, गार्ड होता है, वो उसको पकड़ लेता है, उसको साथ रेप कमिट करने की कोशिश करता है। इसी क्रम में ना वो चुप आवाज करती, तो उसको सप्रेस करने के लिए ना उसकी वाइफ वो ऐसे रख देता है उंगली, तो वो जो है क्या होता है, वो मर जाती है, ठीक है। तो बात जब इसके ऊपर आया तो इस केस में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड ने अब इस केस में क्यों इसके जिक्र किया, DPP वर्सेस बियर्ड में, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड के केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने अब इंटॉक्सिकेशन के कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? धारा 86 में आओ, सेक्शन 86 में। सेक्शन 86 किससे संबंधित है? स्वेच्छा से मदिरापान। किससे? तुम लोग दो धाराओं में बहुत कंफ्यूज होते हो, 85 और 86 में, मुझे पता है। तो 86 किससे जब रिलेटेड है? स्वेच्छा से मदिरापान। और 85 इनवॉलेंटरली मदिरापान, या कोई भी सब्सटेंस जो आपको नशे में कर दे, ठीक है। तो इस पे केस, धारा 86 पे जो केस है वो है आपका वासुदेव वर्सेस पेप्सू केस, ठीक है। पेप्सू माने पंजाब नहीं लिखना है, उस समय पेप्सू ही नाम था, ठीक है। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ठीक है, 1956 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इंटॉक्सिकेशन इसमें भी था। इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, इसको बेनिफिट नहीं मिलता। कारण क्या है कि उसकी इंटेंशन रहती है, मतलब इसके पीछे सिर्फ एक सिद्धांत है कि आप इनसेन अवस्था में क्या कर रहे हो, इस बात की जिम्मेदारी आपको जब सेन थे तब होना चाहिए। इतनी दारू पी लो कि एकदम बलवा कर दो, तो तुम जब पी रहे थे तब तुम्हें होश होना चाहिए था ना, कितनी पी रहे हो, तभी लगाम में रहते। आगे आओ, वासुदेव वर्सेस पेप्सू एक अलग केस है। अब आओ आगे, धारा 3 धाराएं लिखो, 87, 88 और 89। कौन कौन सी? 87, 88 और 89। ये तीनों सेक्शन एक मैक्सिम पर आधारित है, वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया। 87, 80 है क्या, इसको लिखो इसमें। ये जो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया है ना, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। 87, 88 और 89। ये कौन सी? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, जो मैक्सिम है ना, उससे ये संबंधित है। वाई आर यू लाफिंग? क्या हो गया, मुझे बताओ, मैं भी हंस लूं है? लिखो, 83 तीनों जो है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, इस पे ये आधारित है। ये अक्सर आ जाता है। ये आता कैसे है मैं बताता हूं। ये आता कैसे है, इसमें से एक 3-4 धाराएं दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, और पूछेगा कौन सी नहीं है, ठीक है। ऐसे पूछता है, ये बहुत पूछता है ये। अभी मैं इसमें जितनी भी धाराएं बता रहा हूं उसके बाहर नहीं पूछेगा, यहीं से पूछेगा, तो तुम इसको अलर्ट होकर पढ़ो। ये तीनों जो है इस मैक्सिम क्या कहती है तुम सब जानते हो, नहीं जानते हो तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, ये तीनों सेक्शंस जो है वो इसी पर बेस्ड है। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, पहली बार सुन रहे हो क्या? गजब करते हो यार तुम लोग। 88, 87, 89 तीनों इसी पर बेस्ड है, ठीक है। और अगली पे आओ, इसके अलावा जो आपका 88, 88 लिखो आगे, 88 और 89, 92, 88, 89,
फिर 92 और आपका 93। ठीक है, इसमें जो है अपराध तो होता है कितनी धाराओं में? 88, 89, 92 और आपका 93। इसमें अपराध तो होता है, लेकिन वो होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। इन चारों धाराओं में अब तुम ध्यान से इनको देखना जाके घर में क्या कहती हैं चारों। इन चारों में अपराध होता है, कौन कौन सी? 88, 89, 92 और 93। लेकिन किस लिए होता है? फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन, यानी उसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि घायल अवस्था में उसको ट्रीटमेंट कर देना, कोई व्यक्ति बीमार है उसको कम्युनिकेट कर देना कि तुम बड़े गंभीर बीमार हो, यानी वो अवस्था है जिसमें उसी व्यक्ति को बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब ऑफेंस होता है लेकिन वो क्षम्य होता है इसी वजह से, इन चार धाराओं में। ठीक है, आगे आओ। और ठीक है, 88 जो है आपका, 88 जो है 88 में लिखो। 87 देखो गेम स्पोर्ट होता है ना। 87 खेल में है कि गेम स्पोर्ट? क्यों कहा मैंने ये वॉलंटरीली नॉन फिट इंजुरिया पर आधारित है। खेल खेल रहे हो, चोट लग गई, कोई दिक्कत होगा? मार दी गेंद, मैंने मार डाला तुमको, कोई मसला? कोई मसला नहीं है? अच्छा, 88 में क्या है? 88 में सर्जन है। क्या है? सर्जन इलाज कर रहा है। 88 में सर्जन है, सर्जन इलाज कर रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, तुम चले गए, काटनी थी ये नस, ये वाली काट दी, तुम तो जान नहीं रहे हो क्या काटा, कह रहे बड़ा क्रिटिकल केस था, चले गए भैया, वो बहुत कोशिश की बचाने की, चले गए तुम। अब ये क्या है? ये नेग्लिजेंस है। लेकिन जब तक पता लगता है क्या नेग्लिजेंस है, रोते पिटते चले आओ आदमी को लेके अपने, दूसरा कोई रास्ता है? पता नहीं लग रहा क्या काटा, क्या खोला, क्या बंद किया, जब इतना सब टेक्निकल मामला रहता है। तो मैंने क्या कहा, 88 में, 87 में गेम स्पोर्ट, इसमें डॉक्टर सर्जन, ऐसे लिख दो अपने इंडेक्स में ही। ठीक है, और 89 में क्या है? 89 में है आपका, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, कोई गार्जियन है, वो अपने बच्चे को स्कॉल्ड करता है, डांटता है। ठीक है, और ये इसमें, लेकिन ये कैसे जाएगा भैया? अब 89 में आओ। 89 में बस इसमें 12 ईयर एज का बाउंडेशन है। ठीक है, कितने का? 12 ईयर का। और 89 में छूट किसे है? टीचर, गार्जियन। अब तुम लोग को मैं पढ़ाने के लिए बोले पढ़ते नहीं हो, गला दबा दूं, क्यों नहीं पढ़ते हो तुम, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, पढ़ो, तो फिर वो गलत हो जाएगा, है ना। तो वो छोटे बच्चे की बात है यहाँ पे। तीनों धारा याद हुई? अभी हम 89 पे आ गए हैं, भूलोगे तो नहीं। 87 गेम स्पोर्ट, ऐसे याद रखो। 88 सर्जन डॉक्टर, 89 फॉर द बेनिफिट। मैंने क्या बताया, ये जो तीनों धाराएं हैं, वो चारों धाराएं जो भी बोली, वो सब सामने वाले के लिए बेनिफिट के लिए होती हैं। 90 में सम्मति की बात की गई है, कंसेंट की। किसकी बात की गई है? कंसेंट की, सम्मति की बात की गई है। ठीक है, 90 में क्या किया गया है? 90 में कंसेंट की बात की गई है। 87 खेल, इसमें क्यों कहा वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया? टॉट का प्रिंसिपल लग रहा है, खेल गेम स्पोर्ट खेल रहे हो, कोई चोट लग गई। 88 में, 88 बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत हो जाए, वो काम कर रहा है पूरा। 89 क्या है? 89 लिखो आगे, फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के भले के लिए, इसीलिए उसमें एज है 12 साल। ठीक है, बस घर जाके इसको 3 बार देखना जो लिख रहे हो इंडेक्स में। और अब 89 के बाद कौन सी धारा जाएगी? 90। 90 माने 90 में जो कंसेंट है, लेकिन वो कंसेंट स्वतंत्र नहीं है, दैट कंसेंट इज नॉट दी फ्री कंसेंट। ठीक है, ये कंसेंट क्या होती है? या तो फियर में दी जाएगी, या तो मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट में दी जाएगी। ठीक है, ये सब बातें रहेंगी। अब आगे आओ, इस पे एक और केस है, पुनई फतेमा, याद है केस? बहुत सही, वेरी नाइस। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था यूपी में। ठीक है, प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था, पुनई फतेमा, POO, ये यूपी एपीओ में भी पूछा जा सकता है। POONAI, POO पुनई, POONAI पुनई, फतेमा FATTEMAH। इतना मुंह बना देते हो तुम लोग। ठीक है, पुनई फतेमा वर्सेस एम्परर। ठीक है, पुनई फतेमा वर्सेस एम्परर, FATT है वहां पे, कर लेना, फतेमा वर्सेस एम्परर। ठीक है, ये इसको स्नेक चार्मर केस के नाम से भी हम जानते हैं। किस केस से? सपेरे वाला केस है, सांप आप दिखा रहा था ये ऐसे करके बहुत सारा। ठीक है, हाँ,
बताने के लिए कि बिल्कुल देखो कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उधर लेता है। फिर वो बोला अरे फिर क्या, टाटा बाय बाय खत्म। तो ये किससे संबंधित है, सेक्शन 90 से, इसको लिख लो। तो ये उत्तर प्रदेश के एक एग्जाम में, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का जो एग्जाम है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, उसमें ये पूछा गया है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, धारा 90 से। मैं इतनी बात बता रहा हूँ, इसको अगर कैजुअली इस क्लास को लोगे ना, मुझे मत देखो सर जी कैजुअली पढ़ा रहे हैं, तुम सीरियस रहो, समझ रहे हो। इसके बाद जो है आपके आईपीसी का रिवीजन बमुश्किल 1 घंटे का बचा करेगा, जो पिछली क्लास मैंने जोड़ी और अभी जो चल रहा है, बमुश्किल 1 घंटे का। और आपके पढ़ने के बाद ये सब के बाहर वो क्वेश्चन नहीं बनाता है, और इन सब के बाहर क्वेश्चन बनाएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, वो क्वेश्चन छोड़ने ही छोड़ने रहेंगे। मैंने फिर बताया कि कट ऑफ जाएगी 110 मैक्सिमम, 40 क्वेश्चन तो अभी भी छोड़ने हैं, बताया नहीं बनाया, बताया तुमको, तो वो भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर तब भी तुम लोग एज में रहोगे। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना करो, है ना। तो ये बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड मत लिया करोगे, हैं सर जी तो हैं सीधे साधे से हैं, है ना। वापस आओ, तो ये किससे संबंधित है, सेक्शन 90 से। आओ, है ठीक है, तो लिखो फटाक से इसको, 90 पे लिखो। अब आओ, उत्तर प्रदेश के जुडिशरी के एग्जाम में जो 2015 का पेपर हुआ था, वहां पर सेक्शन 92 से क्वेश्चन पूछे गए थे। यूपी जुडिशरी में 2015 के पेपर में दे आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन 92, ठीक है, वहां से ये पूछे थे। तो सेक्शन 92 के सारे इलस्ट्रेशन को लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करोगे घर जाके, इसके सारे इलस्ट्रेशन पढ़ के आना है, ठीक है। 92 के सारे इलस्ट्रेशन, धारा 92 जो है, ठीक है, वो आपका पूरे के पूरे इलस्ट्रेशन आपके पढ़ के आने हैं। जैसे उदाहरण एक सुनो, एक इलस्ट्रेशन, एक घोड़े पे जा रहा था, घोड़े ने फेंक दिया, सर्जन ने उठाया, इसका ट्रीटमेंट कर दिया, गड़बड़ा गई बात, एक इलस्ट्रेशन। दूसरा आपका, टाइगर मुझको धर लिया, एकदम करा, चलो सर जी अब तुम बहुत पढ़ा लिया, काम खत्म, अब ज्ञान का देने का काम खत्म। तुम्हारे हाथ में पिस्टल थी, तुमने गोली मारी, मुझे भी लग सकती है, चाइल्ड को, उसको भी, टाइगर को भी लग सकती है, लेकिन तुमने क्या किया, मैंने बताया था ना, ये 4 धाराएं बेनिफिट के लिए हैं, इसलिए कोई दिक्कत, एक इलस्ट्रेशन ये हो गया। तीसरा आपका, एक बच्चा है, सर्जन ने देखा, डॉक्टर ने कि बच्चा वहां पड़ा है, अरे ओहो, इसको तुरंत पकड़ो, उसको लिया, लेने के बाद क्या हुआ कि उसको ट्रीटमेंट किया। अब कोई बात हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे इलस्ट्रेशन वहां दिए गए, तुम्हें सब पढ़ने हैं। अब आओ सेक्शन 93 पे। 93 बात करती है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ठीक है। मान लो कि आप कोई गंभीर बीमारी से, आप नहीं, किसी मेरे प्यारे विद्यार्थी हो तुम, किसी कोई गंभीर बीमारी से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को बताया गया साहब बस अब ज्यादा कुछ मुझे मुंह मत खुलवाओ, अब समझ जाओ, चिट्ठी को उतार समझो तुम कि अब जाने वाले हो तुम। अगर अब इस बारी बात पे कुछ गड़बड़ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि दैट इज द कम्युनिकेशन विच इज मेड इन गुड फेथ, ठीक है। इसको याद कर लेना है, मुंह जबानी, नंबर आएगा, इंडेक्स में मार्क करना होगा 93 सीधे, ठीक है। अब आओ 94, सेक्शन 94। एक सेक्शन बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ना, पीटी का प्री चैप्टर है ये, चैप्टर 4, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का प्री चैप्टर है ये, चैप्टर 4, ठीक है। अब आगे आओ सेक्शन 94 में। एक मैक्सिम मैं बार बार बताता था मेंस रिया में, इफ यू रिमेंबर, कोई बता सकता है वो कहां बताता था मैं, हाँ ठीक है, एक्टस में इनवाइटो, फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स। इसको एक सेकेंड, इसको मैं लिख देता हूं, जो विद्यार्थी नहीं जानते उसको लिखो, धारा 94। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है, एक मैक्सिम आती है, एक्टस मी इनवाइटो, फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स। वो तुमसे सीधा ये मैक्सिम दे देगा, ठीक है, ये मैक्सिम तुम्हें दे देगा पेपर में, तुमसे पूछेगा किस धारा से संबंधित है, 93, 94, 95, 96, या हटा दे के 92 कर देगा, ठीक है, 92 कर देगा न। सेक्शन 94 किससे संबंधित है, यही क्वेश्चन 94 से पूछता है बार बार, सेक्शन 94 से। यानी क्या बोला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माई एक्ट, यानी मेरे द्वारा, इसका क्या मतलब है, मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है।
तो ये किससे संबंधित है? 94 से। तुरंत फटाक से आ जाओ इस पे। लेकिन इसकी कुछ अच्छा, बहुत अच्छी बात, इस पे कुछ लिमिटेशन भी पूछ देता है। लिमिटेशंस क्या है? ये नहीं कि मैंने कहा मारो तो नहीं तो मार रहा हूं तुमको, चट से मार दिया। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। यानी कि सेक्शन 300, 121 इन सब के लिए इसका लाभ धारा 94 का नहीं मिलेगा, छोटे मोटे अपराधों के लिए मिलेगा बस, ठीक है। वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मर्डर, ये जो गंभीर अपराध हैं उनमें लाभ 94 का नहीं मिलेगा। छोटे मोटे जाओ किसको पर्स इसकी मार लाओ, नहीं तो वही तुमको मार दूंगा गोली में, चले गए तो दरवाजा काटो, तुम नहीं मार दूंगा भी तो काटने लगे, तुम बैठ गए साहब अभी काट रहा हूं, लगे हो डटे हो काटने में, तो ये सब क्या है, मान जाएगा। अब आओ सेक्शन 95 में। 95 में भी एक मैक्सिम है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स है, ठीक है। अब हम किस पे आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं, ये कहीं लिख लेना, ये तुम्हारे काम को इतना घटा देगा। ये क्या मैक्सिम है? डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मैक्सिम। अब 3 प्रश्न इससे पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम, डी मिनिमस नॉन NON क्यूरेट लैक्स LEX, है ना। तो डी मिनिमम नॉन क्यूरेट लैक्स, 2 प्रश्न इससे पूछेगा कि इस मैक्सिम का मतलब क्या है, एक बात, इस मैक्सिम से संबंधित धारा क्या है, दूसरा प्रश्न, ठीक है, और इस धारा से संबंधित कौन सी मैक्सिम है, एक बात। तो डी मिनिमम नॉन क्यूरेट लैक्स का मतलब होता है कि लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ट्रिपल्स। मान लीजिए बैठे हुए हैं, मैंने इनका पेन ले लिया, अब ये बिदक गए इतनी सी बात पे, पेन ले लिया तुम हमारा, पेन ले लिया तुम हमारा, तुम पूछे हमसे, मैंने पूछा नहीं, पेन ही तो है, ले लिया भाई ले लिया, तो पूछना चाहिए था, मैंने अगर नहीं पूछा तो फिर फटका पटकी शुरू हो गई। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि भाई पेन ही तो लिया है यार, चल रहे हो, मैंने तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दिया, बोले मेरी इतनी महंगी शर्ट, लुइस पेंटे की शर्ट 60,000 की, तुमने इस पे हाथ रख के बर्बाद कर दिया। अरे यार शर्ट ही तो है, रख दिया, हाथ रख दिया, कंधे पे तो रखा है। तो ये बहुत छोटी घटना है। अगर इस तरह के मामला को कोर्ट में लेके जाया जाएगा तो मुकदमे कितने बढ़ जाएंगे, हैं, बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या कहा गया कि लॉ जो है तुच्छ बातों का संज्ञान नहीं लेती है। अच्छा एक बात और है, मैंने एक थप्पड़ मारा पब्लिकली, अब कह रहे हो यार मारना तो है, क्या बात है, इस पे केस भी है, याद है, KPS गिल है, he was hit at the posterior part of the women, है ना, विमेन के बैक में वो हिट करता है। जब मुकदमा चलता है तो कहते तो साहब मजाक में मारी तो दिया, लेकिन किसके मार रहे हो ये भी तो देखो तुम, और मार भी कहां रहे हो ये भी तुम देखो, तुम्हारी इंटेंशन पता लग रही है इससे, समझ रहे हो, है ना। पूरी पार्टी में तुम्हें एक सीनियर IAS महिला की ऑफिसर मिल रही है, जिससे कभी मिले भी नहीं, इतना मजाक तुम्हारा चल रहा उससे। तो ये उसने इस धारा को क्लेम किया था कि 95 का लाभ हमें दिया जाए, साहब छोटी सी घटना है, तो उसको कोर्ट ने बोला ना, ठीक है, इतना समझ में आई। अब 95 आपका खत्म हो गया। अब हमारा अगले टॉपिक हो गया प्राइवेट डिफेंस का। प्राइवेट डिफेंस जो है क्या हुआ, प्राइवेट डिफेंस जो है आपका, इसको बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं बताऊंगा। प्राइवेट डिफेंस में धाराएं, अब इसको बिगाड़ दूं, है, यहां से कुछ नहीं पूछता है, सीधा सेक्शन पूछ देता है, नंबर पूछ देता है। तो अगर उतना याद कर लोगे तो 1-2 क्वेश्चन पा जाओगे, ठीक है। अब बात आई PD की, प्राइवेट डिफेंस की। ये कहां से कहां तक है, 96 से लेकर 106 तक है। अब पेपर को ध्यान से देखना, इसमें 3 तरह की धाराएं हैं, ठीक है। एक कॉमन सेक्शन, कॉमन सेक्शन माने वो धाराएं जो शरीर और संपत्ति दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। मैंने कुछ किया क्या इसमें? दूसरा ओनली बॉडी, और तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 3 धाराएं जो है आपकी इसमें दी गई हैं। (96), 97, 98, 99 और 106, ठीक है। अब इसमें देखो 100, 101, 102, 103, 104, 105, इतनी धाराएं हैं।
यानी ये धाराएं दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, शरीर और संपत्ति पे। ये धाराएं केवल बॉडी से संबंधित हैं। वो आपको यहां पे इन 4 धाराओं में कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 100, 101, 102, 103, 104 में तुम सब ध्यान से देखो, ठीक है भैया, आप लोग ऑनलाइन वाले। अब मैं जो बता रहा हूं उसको याद रखना। 96 क्या कहता है, इसको देखो ध्यान से पढ़ो। 96 क्या कहता है? 96 कहता है आपका थिंग डन इन प्राइवेट डिफेंस, यानी सिंपल सी बात कही, कोई नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द प्राइवेट डिफेंस, कोई भी कार्य अपराध नहीं है अगर वो प्राइवेट डिफेंस में किया जाए, बात खत्म, ठीक है। 97 क्या कहता है, किसके लिए है प्राइवेट डिफेंस? कहता है बॉडी के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, और आपके लिए और अदर्स के लिए। 98 क्या कहता है आपका, ये बहुत पूछा जाता है पीटी में, यही पूछ देगा सीधे। 98 देखो अपने इंडेक्स में, 98 देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। 84 में क्या था, प्राइवेट डिफेंस पागल था, पागल कोई अपराध करता है वो बच जाता है क्योंकि इंसान है। लेकिन अगर पागल आपको मारने आ रहा है तो आपका भी तो अधिकार है कि पागल मार दे तो मर जाओ, है? मारोगे तो कहां से मारोगे, यहां से मारोगे, 98 से, समझ में आया? 84 इट गिव्स द प्रोटेक्शन टू द इनसेन पर्सन, और 98 किसे प्रोटेक्शन देती है? उस व्यक्ति को, यानी पागल व्यक्ति के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है सामान्य व्यक्ति को। समझ में आया? अब एक बात आओ, तुम आए मेरे घर में चोरी करने, छोटी सी बात, धीरे से रात को मेरे घर से कुछ तुम खोल रहे हो बैठ के, मैं छत से देख रहा हूं, मैंने कहा रुको, मैंने उठाया ईंटा और सर में आपके दे मारा, अभी भी मेरा मन नहीं मारा, अब आप अनकॉन्शियस हो गिर गए, मैं अंदर पकड़ के मार डंडा मारते जा रहा हूं, है ना। हर चीज की एक सीमा है, लिमिटेशंस है ना। छोटे से काम, मतलब सिंपल सा ये था कि मैं सर का पेन ये रखा है, उठा लेता हूँ, चुप्पे से उठा लिए, मैंने कहा रुको मैं तुम्हारा हाथ तोड़ डालता हूँ, तोड़ डाला हाथ, क्या ये प्रोपोर्शनलिटी है? नहीं है। तो 99 सीमाओं की बात करता है, लिमिटेशंस की बात करता है। सी पर पूछा जाएगा, ये तो 98 पूछा जाएगा या तो सीमाएं पूछा जाएगा 99, ठीक है। 96 क्या कहता है कि आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैंने क्या बताया, 96 से 106 तक। 96 क्या कहता है, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। 97 क्या कहता है, बॉडी प्रॉपर्टी और अपने और किसी अन्य के लिए है। 98 क्या कहता है, पागल आए मारने तो अपने को बचाओ, ठीक है, कुछ कर दोगे तो कोई बात नहीं। 99 कहता है ये सब काम करोगे लेकिन लिमिटेशंस में, उसकी सीमाएं हैं, ठीक है। तो 99 क्या बात करता है, लिमिटेशंस की। 106 भी भूल जाओ, बाद में बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। ये कॉमन सेक्शन खत्म। अब मेरी तरफ ध्यान से देखना, कॉमन सेक्शन याद होगा ना 99 तक। अब वापस आओ, अब यहां लिखो बॉडी, जैसे मैं बताता हूं हमेशा, तो यहां लिखो प्रॉपर्टी। अब बात आई कहां से, ये आया बात 100, ठीक है, ये आया आपका 101 और ये आया आपका 100, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, ये आया प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी की धाराएं शुरू हैं 103, 104, 105, ठीक है। अब 100 क्या कहती है कि शरीर से जुड़े अपराधों में कब आप मृत्यु कारित कर सकते हैं, यानी 100 ये बताती है कि कब आप किसी की मेरी बात, मेरी तरफ देखो फिर से, प्राइवेट डिफेंस है निजी प्रतिरक्षा। अब मैं क्या कर सकता हूं, कोई मुझे मारने आए या कोई गंभीर कोटि के अपराध हो तो मैं उसकी जान भी ले सकता हूं, एक बात। दूसरा, कई बार कार्य जो है मेरे विरुद्ध है लेकिन इतना छोटा है कि जान लेने का अधिकार नहीं है, किंतु दूसरी कोई हानि पहुंचा सकता हूं। बस यही 2 ही तरह के अपराध हो सकते हैं। तो 100 में क्या है, आप डेथ कमिट कर सकते हैं, किसके लिए, शरीर के लिए। अगर संपत्ति की बात करें तो वो कहां पर है, 100। अब प्रश्न आएगा, संपत्ति की प्रतिरक्षा में, निजी प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार किस धारा में वर्णित है, किस धारा में वर्णित है, 100, वो तो बॉडी के लिए भाई, संपत्ति के लिए मैं बोला हूं 103, और शरीर के लिए बोले तो 100। अब 101 किसके लिए है, एनी अदर हार्म, हाँ, शरीर से संबंधित अपराधों में
मेरी तरफ देखो, शरीर से संबंधित अपराधों में, ये शरीर है ना, मृत्यु के अलावा कोई हानि। अब वापस आओ, संपत्ति से जुड़े अपराधों में मृत्यु से अलावा कोई हानि, कौन सी धारा? ये शरीर और ये संपत्ति। अब ये बात निकल कर आई कि जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, कब प्रारंभ होगा, कब तक चलेगा, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कॉमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस कब, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? दिक्कत है क्या? अभी बताऊं मैंने कुछ नहीं किया, 100, 101, 102 लिखा, ये संपत्ति जुड़े अपराध थे ना, और यहाँ पे 103, 104, 105 लिखा। अब याद करने के लिए सिर्फ मैंने बताया कि 100 में क्या है, मृत्यु कारित कर सकते हो, सेम 103 में मृत्यु कारित कर सकते हो, इसीलिए हमने आमने सामने लिखा कि तुम लोग को याद रहे। इसमें प्रॉपर्टी के लिए है, इसमें शरीर के लिए है, इसमें शरीर के लिए है, इसमें प्रॉपर्टी के लिए है। अब वही बात 102 क्या कहता है, कब आप शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर के लिए प्रारंभ होता है और कब तक चलता है। तो ये कहां बताया गया है? शरीर के लिए 102 में, कॉमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस, प्रारंभ और प्रक्रम, कब स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा। और संपत्ति के लिए कहां, कौन सी धारा में है? 105। अब जरा फटाक से विदिन 5 मिनट सारी धाराएं देखो, यही लिखा है कि कुछ और लिखा है? देखो, देख लिया? अब आओ 106 पे, लास्ट धारा बचाई थी ना 106। 106 का दायरा बहुत बड़ा है। ये कह रहा तुम्हारे ऊपर बना है तो फिर किसी को भी मार दो, भीड़ आ रही है आपके ऊपर हमला करने, पिस्टल निकालो, को मत देखो कौन है, मार दो, चाहे बच्चा मरे, बूढ़ा मरे, जवान मिले। तो इसका दायरा और ज्यादा एक्सटेंट है। तो अब 196 से शुरू किया था, कहां पहुंच गए हम? क्या करूं इसमें, मैं पेमेंट करना पड़ा क्या? हाँ, देखो मेरी बात सुनो। तो अब हमने क्या किया, अब हमने 96 से शुरू किया था और सीधा पहुंच गए 106 पे। तो यानी लगभग लगभग इतनी धाराएं हमने वो जमानी याद कर ली कि नहीं याद कर ली? सेक्शन याद हुए कि नहीं हुए? यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हमने 76 से लेकर 106 तक, 76 से 106 तक कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, वो आएगा। 2 क्वेश्चन 76 से लेकर 95 तक और 2 क्वेश्चन आपका 95 से लेकर 196 से लेकर 106 तक। अब ये धाराएं भूलोगे नहीं। अब तेजी तेजी इनके केस लिखो, फटाक फटाक। एक केस लिखो, अमजद खान वर्सेस स्टेट, अमजद खान वर्सेस स्टेट, अमजद खान वर्सेस स्टेट। अमजद, इसमें एक गोल्डन स्केल दिया गया, अमजद खान वर्सेस स्टेट। केस का नाम लिखो, प्राइवेट डिफेंस के अमजद खान वर्सेस स्टेट। दूसरे इसमें क्या किया गया, लिखो आगे गोल्डन स्केल रूल, बस इतना लिख लो। इसमें क्या दिया गया, एक गोल्डन स्केल रूल। अगला लिखो यशवंत राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यशवंत राव वर्सेस स्टेट। अगला केस, अगला केस लिखो यशवंत राव, ये सारे प्राइवेट डिफेंस के केस हैं। यशवंत राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये सेक्शन 100 का केस है। किसका केस है? 100 का। लिखो अगला, विश्व, सबसे सुपर इंपॉर्टेंट, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बार बार पूछा जाता है विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस किससे संबंधित है, लिखो इसको। लिख लिया? देवनारायण, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी लिखो। अगला लिखो देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी लिखा। अगला लिखो देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्या चीज? इस सेक्शन 100 से किस, क्या करे, पूछो फिर से पूछ, क्या कहे? सेक्शन 100 में है। और मैंने बताया था कि एक विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या होता है कि एक पुरुष होता है, पूछ दिया तो बता दे रहा हूँ, उसकी पत्नी होती है,
पत्नी के साथ अल्टरेशन होता है, पत्नी अपने मायके चली आती है, तो मायके जब चली आती है तो पति वापस पहुंचा उसको ले जाने के लिए, याद आ गया ना, बस वही बात। आगे आओ, देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अगला केस डालो, लिखो देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसमें जो कह रहा हूं लिखो, ये केस बार बार पूछता है, वो क्या पूछता है सुनो, वो ये पूछता है, एक लाइन बोलता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मेरी बात तो सुन तो लो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज ए प्रिवेंटिव राइट नॉट ए प्यूनिटिव राइट, यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार रक्षात्मक अधिकार है, ना कि दंडात्मक। किस केस में बताई गई, तो वो यही केस है देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। हर केस में यही बात कही गई, लेकिन मेंशन हमें करना है यही वाला केस, देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, क्या निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, इसी में तो बोल रहा हूं मैं, इसमें यह बोला गया कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार रक्षात्मक है, दंडात्मक नहीं है, अपनी रक्षा के लिए पता लगा मार डाल रहे हो, और बदला लेने विंडिक्टिव भी नहीं है। ठीक है, अगला केस लिखो, किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये भी किससे संबंधित है, हाँ, किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अगला केस लिखो नीचे, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप। देखो, ये मैं जो तुम्हें प्यारे विद्यार्थियों केस बता रहा हूं इतने इंपॉर्टेंट है ना, है खरबूजे वाला, देखो याद है अंकित को, खरबूजे वाला, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप, वाटरमेलन केस है ना, खरबूजा कहीं तुमने बिल्कुल खरबूजा नहीं दिया, उसी मारपीट कर डाला है ना। तो इसमें बोला गया, इसमें क्या बोला गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज फॉर द प्राइवेट डिफेंस नॉट फॉर द रेट्रीब्यूशन, यानी कि निजी प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो सुरक्षा के लिए, बदले के लिए नहीं। ठीक है, एक बात इसमें क्या कही गई, इसमें फटाक से नीचे लिख दो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मेरी बात सुनो पहले, सुन लिया करो, इसी केस में क्यों ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप में कहा गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज, जो है मैंने क्या बताया कि रक्षा के लिए है, बदले के लिए नहीं। दूसरी बात नहीं कही कि इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द स्टेज मैनेजर, यानी कि जो घटना कर रहा है, मान लीजिए मैं आया, मैं आपको मारने लगा और आप प्राइवेट डिफेंस में मुझे कह रहे क्या कर रहे हो, और अब मैंने कहा तो मुझे मार रहे हो, मैंने मार दिया, मतलब एग्रेसर कौन था, आक्रमणकारी कौन था, मैं। तो यही बस ये वाला केस यही कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्रेसर के लिए नहीं है। जो स्टेज मैनेजर है ना, मैं आके झगड़ा कर रहा हूं और फिर मैं ही कह रहा हूं प्राइवेट डिफेंस है हमारा, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाहर कोई केस नहीं आएगा, और लिख लो एक आध, जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। जेम्स मार्टिन वर्सेस, एक केस और लिखो, गुरदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, गुरदत्तमल, गुरदत्त डबल टी ए है, गुरदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, गुरदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या कहा गया सुनो, इस केस गुरदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया कि अगर आपके पास मौका है अथॉरिटी को बुलाने का, पुलिस को बुलाने का, तो पहले वो बुलाओगे, ना कि लगे मारने पीटने। ठीक है, तो गुरदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये केस है, लिख लिया। अब इसके बाहर कोई केस नहीं आने का, इसके बाहर कोई केस नहीं आएगा, कोई भी केस नहीं आएगा, अगर आएगा तो फिर देखा जाएगा। लिख लिया, अब आगे चलो। अब हमने इसके सारे केसेस भी देख लिए, अब आओ चैप्टर 5 में। ठीक है, चैप्टर 5 जल्दी जल्दी करो भैया यार, बड़ा मुसीबत में डाले हो तुम हमको। चैप्टर 5 में जो है 4 धाराओं से अक्सर पूछता है। देखो 107 मार्क करो, इसको पढ़ोगे बड़े ध्यान से। 108 आपका, एक सेकंड, सुपर इंपॉर्टेंट, 108 ए, 108 ए के बाद 109, और इन दो धाराओं में अक्सर पूछता है कौन कौन सी, सेक्शन
111 और सेक्शन 114। ये तो बहुत ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, कौन कौन सा? सेक्शन 111, सेक्शन 114। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 107 का जो 2 है वो भी कई बार नंबरिंग पूछ देता है। ठीक है, इसको मार्क करो अपने बैरक में, लिख लिया। यहां से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद आगे आओ, चैप्टर 5A। ठीक है, अब इसमें से 120A और B, इसको जरूर ध्यान से देख के जाना, ये अक्सर इससे क्वेश्चन पूछेगा। 120A और 120B। चैप्टर 5A में आओ, 6 में, सॉरी, अध्याय 6 में आओ। इसमें से आपका क्या क्या सेक्शन पूछेगा, देखो इधर, अध्याय 6, चैप्टर 6 में आपसे पूछेगा 121A, 100, बाकी सारे धाराएं भी देख लेना, 124A और 125। ठीक है, 130, 121, 124, 125, 130। ठीक है, 122 भी इंपॉर्टेंट है, 121A भी। ठीक है, तो ये जरूर देख लेना, इतनी धाराएं। सेडिशन की अब इस समय 124A जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका पनिशमेंट देख लेना। इस समय ये बहुत चर्चा में है, तो इसको जरूर देख के जाना, सेडिशन। ठीक है, इसका पनिशमेंट। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक धारा अक्सर पूछता है, जो आपका चैप्टर 7 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चैप्टर 7 जो है ये सिर्फ एक सेक्शन पूछता है, वो है आपका 131। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो पूरे चैप्टर में से। पढ़ने को पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन इसको जरूर, पूरे चैप्टर में से मात्र एक धारा मैं बता रहा हूं, सिर्फ 131 अक्सर ये पूछता है। ठीक है, आगे आओ। तुम लोग भैया, आप लोग को समझ में आ रहा है सब? है 136, ठीक, हाँ 136 भी लिख लो। बाकी देख लेना एक बार, इंडेक्स तो देख ही लेना। आगे आओ, कुछ ही छूटनी नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग वॉट एवर आई एम टीचिंग टू यू? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कन्वे टू मी। बताओ सब लोग, हैं? आगे आओ, आगे आओ, आपका चैप्टर 8। चैप्टर 8 में जो है आपका 141, 42, 43, वेरी इंपॉर्टेंट, 41, 44, 145। इसमें से नंबरिंग पूरी याद कर लेनी है आपको। ठीक है, 146 में है राइटिंग, यानी कि बलवा। कितने आदमी चाहिए? 5 और मोर। ठीक है, 147 में क्या है? पनिशमेंट फॉर द राइटिंग, बलवा के लिए दंड। कितना दंड है? 2 ईयर और फाइन और बोथ। ठीक है, 2 साल जुर्माना। और 148, 149 तो सुपर इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मेंस के लिए है, पीटी में भी पूछी जा सकती है, मेंस में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ 152 में। 152 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 152, 153। ठीक है, 153A कौन सी? 153A, 153AA लिखो। एक 153AA ये भी लिखो। लिखो 153AA। इसके बाद आगे लिखो 153B, 154। अभी एक बात और बताता हूं मैं इसमें, देखो
154 जो है आपकी वो बात रेस्पोंडेंट सुपीरियर, ठीक है, यानी वरिष्ठ दायित्वाधीन, इस सिद्धांत पर कार्य करती है। यूपी में अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। जो 154 है, धारा 154, इसी के आगे लिख दो रेस्पोंडेंट सुपीरियर। क्या लिख दो? रेस्पोंडेंट सुपीरियर या वरिष्ठ दायित्वाधीन, ठीक है। इस सिद्धांत पर कार्य करती है ये, वरिष्ठ दायित्वाधीन, ठीक है, वरिष्ठ दायित्वाधीन, इस सिद्धांत पर कार्य करती है ये, ठीक है। इनके सारे, एक काम और करना है तुम्हें, अब मेरी तरफ देखो, जितनी भी धाराओं में ए बी ये सब लगा है, जैसे 153 ए, 153 बी, इस तरीके से, इन सब धारा, यानी इसका क्या मतलब है, मूल दंड संहिता में धाराएं नहीं थी, बाद में आई है। एक काम करना है, लिस्ट बनानी है, कब कौन सी धारा अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई, याद करके जाना है। मात्र 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा जरूर। यहां तुम्हें बाकियों से अलग होना है ना। कहां पर एज लेनी है वो तुम देखोगे, लिस्ट बनाओगे और रट डालोगे, तो 2005 में, 8 में, 13 में, जब जो आई है ऐसे करके वो कर लेना। इतना काम, जो भी ए बी लिखा है, या फिर देखते जाओ जहां पर सेक्शन के इंडेक्स में ही लिखते जाओ, 2005, 7, 8, 13, इस तरीके से यहां से तुम्हें एज लेनी है। तो 154 की धारा किससे संबंधित है? वरिष्ठ दायित्वाधीन, यानी रेस्पोंडेंट सुपीरियर, ठीक है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर। आगे आओ, एक बात और समझो, लेकिन आपकी 154 जो है एक रेस्पोंडेंट सुपीरियर पर आधारित है। 154 के बाद आओ 159, 160, 157, 157, 159। अक्सर जो आप लोग कंफ्यूज करते हो वो करते हो 159 और 146 में, यानी राइटिंग में, बलवा और दंगा में। तो ये क्या है? 159 में एफ्रे, इसके लिए कितने चाहिए आदमी? 2 और मोर, 2 और मोर पीपर चाहिए इसके लिए, ठीक है। इसमें सजा कितनी है? 1 मंथ, इसकी सजा अक्सर पूछ लेता है, 1 मंथ की सजा है और 100 रुपए फाइन है। इसको याद कर लेना भैया, याद कर लोगे? नहीं करोगे, ठीक है। तो इसकी सजा कहां दी गई है? 160 में। तो कोशिश क्या किया करो कि 159 के ही आगे लिख दो। अच्छा, एक बात और, कैसे अपने आप को बाकियों से अलग करोगे? हर धारा के बाद जो नेक्स्ट धारा है उसमें उस धारा के दंड का प्रावधान रहता है, ठीक है। लेकिन कई धाराएं ऐसी हैं जहां पर दंड का प्रावधान 2-3 धाराएं छोड़कर, वो सारी धाराओं की लिस्ट बनाओगे। क्या करोगे? लिस्ट बनाओगे और याद करोगे कि जैसे 159 है, 160 में दिया गया, कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन कहीं कहीं है कि अपराध यहां है, सजा वहां है, तो तुम्हें उन धाराओं को इकट्ठा करना है और याद करना है। इतना काम करोगे? नहीं करोगे। आगे आओ नेक्स्ट चैप्टर में, आओ, चैप्टर 9। चैप्टर 9 में बहुत सारी धाराएं 2013 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 2013 में। आप चैप्टर 9 में आइए। इस चैप्टर में जो है आपकी कुछ धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 166, जहां लिखा डिसोबेइंग लॉ, उसको हाईलाइट कर लो ताकि याद बना रहे। 166A, 166B, इन दोनों में से एक धारा पूछता है। 165A, 165B, इन दोनों में से कोई एक, मात्र 2 में से कोई एक उठाकर पूछ देगा, या पूछेगा कब जोड़ा गया, यही पूछ देगा। 66A, 66B में से 2 में से एक कोई सेक्शन आपसे पूछ देगा। इतना समझ में आई? आर यू गेटिंग वॉट एवर आई एम टीचिंग टू यू? ओके। अच्छा, आगे लिखो। वह 167, 157, 67, 167 लिखो, 167 मार्क करो, 168, 168 और 170, 170। 170 बात करती है पर्सोनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट। पता लगा है बने आईपीएस, घूम रहा है झूठ मूठ का, वर्दी पहने घूम रहा है बिना बात के,
बने आईपीएस घूम रहे हैं, कुछ नहीं है, एकदम टाइट है, जैन सर कोई लोड नहीं है, तो क्या है वो 170 पर्सोनेटिंग है पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, मार्क करो इसको भी। तो ये धारा, दो प्रश्न आते हैं कि कौन सा अध्याय लोक सेवकों से संबंधित है, तो कौन सा है, अध्याय 9। और इसके बाद जो सेक्शन बताए वो याद कर लेना। तुम्हारा काम मैंने महीनों के लिए घटा दे रहा हूं, तुम सब काम करते पढ़ के फिर छांटते भी करते। क्विक रिवीजन, दिस इज बेसिकली नोन एज द क्विक रिवीजन, लाइक ए कैप्सूल, लेकिन दिस कैप्सूल इज नॉट इनफ, है ना? क्या ओके तो लेकिन ये जो है ना, ये तात्कालिक लाभ है, दीर्घकालिक लाभ नहीं है। दीर्घकालिक लाभ कब होगा, जब आप पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, फिर आपको याद करने में क्या होगी, क्या होगी, आसानी होगी। तो आप जो है 166A और 166B जरूर जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर पूछता है। आगे आओ, अब आओ चैप्टर 9A में। इस सब पहले तो यहां से आप क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अभी बीते 1-2 सालों की जो टेंडेंसी देखी जा रही है वो यहां से चैप्टर 9A से जो है क्वेश्चन पूछ दे रहा है। ठीक है, चैप्टर 9A से। तो ये जो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द इलेक्शन है। ठीक है, चुनाव से संबंधित अपराध, कौन सा अध्याय है, 9A। और पब्लिक लोक सेवक से अध्याय 9। ठीक है, मैं कुछ बताने जा रहा था, क्या बताने जा रहा था, खैर छोड़ो, जब याद आएगा बताऊंगा। अब इसमें से देखो, अच्छा एक बात और बताना भूल गया मैं, धारा 34 और धारा 149 किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वेरी नाइस। और एक संयुक्त 34 और 149 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। मैं कुछ पीछे बताना था। 154 आपकी किस पे, किस दायित्व, प्रतिनिधिक दायित्व। ठीक है, कौन सा केस था, हाँ 154, 55 ये सारी धाराएं हैं, आर वर्सेस हिंगिस केस था इसका, जिसमें प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को बताया गया था। ठीक है, ये अपना कहीं लिखते जाओ, कर चलते जाओ। आगे आओ, 171 भी, 171 बी। ठीक है, ये अब ऐसे कैसे याद करो, देखो इधर 171 बी और आगे लिखा है ब्राइबरी। क्या लिखा है, ब्राइबरी। तो अब ये ऐसे याद कर लो, इसको नहीं याद होगा। ठीक है, अब सी जो है 171 सी, तो सी के बाद है अनड्यू इन्फ्लुएंस एट दी इलेक्शन। और डी में क्या है, डी में है आपका, डी लिखो, ई लिखो और फिर आपका एफ लिखो। तो ये धाराएं ना, अब इन चारों में से एक कोई पूछ दे रहा है, इस समय टेंडेंसी है। अब जो टेंडेंसी, मैं ये नहीं कह सकता ये पूछेगा ये पूछेगा ये पूछेगा, मैं प्रेडिक्ट कर दूं तो बेईमानी होगी, आपको मूर्ख बनाना होगा। लेकिन इन धाराओं में से एक कोई क्वेश्चन इस समय जो टेंडेंसी है वो पूछ रहा है, और बच्चे सब करेंगे यहां वाला क्वेश्चन वो गलत करेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं मैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान नहीं देते ना। तुम्हें क्या करना है, इसको रट लेना है। क्या करना है, क्या करना है, रट लेना है, ताकि तुम्हारी गलती की गुंजाइश जो है यहां पर पूर्णतया खत्म हो जाए। आगे आओ, अच्छा जी में भी एक और जोड़ो, इसमें जी भी जोड़ो। ठीक है, अच्छा एक बात, आगे आओ, अब आओ आप चैप्टर 10 पे। ठीक है, 174 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 174A, एक याद है, एक धारा 82 में जो है, मैंने जब बताया था सीआरपीसी के, तो सीआरपीसी मैंने रूल बताए थे आपको ऐसे करके, PACRA करके, है ना, सारी धाराओं को याद करने के लिए। तो एक में थी प्रोक्लेमेशन, ए में था अटैचमेंट, क्लेम, रिस्टोरेशन और अपील। सारी धाराओं को याद करने का लिए मैंने सीआरपीसी में अगर पढ़े थे तो मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी। ठीक है ना, तो अब उस पर वापस आओ, याद अगर याद होगा तो, पकड़ा PACRA करके ऐसे करके, तो जब पकड़े की जरूरत कब पड़ती है, जब आदमी भाग जाता है,
तो आदमी जब भाग गया, वारंट इशू हुआ, पहले सम्मन इशू हुआ, नहीं आया, फिर वारंट इशू हुआ, अभी भी आने को राजी नहीं कोर्ट के सामने, अब प्रोसीडिंग किसकी स्टार्ट कर देगा कोर्ट? अटैचमेंट की। किस लिए है? पकड़ने के लिए, वापस लाओ। तो उसका कोड भी कुछ इसी तरीके से बन रहा था, है ना, PACRA करके, अरे बताया तो अभी मैंने, है ना। तो इसको ऐसे याद करोगे तो कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो अब वो मैंने, आप इसको, इसके लिए एक बात याद रखो, धारा 174A जो कहता है, वो कहता है नॉन अपीयरेंस इन रेस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82, यानी कि प्रोक्लेमेशन हुई धारा 82 से, अपीयर नहीं हुआ, तो दंड का प्रावधान कहां है? धारा 174A में। ठीक है, याद रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। अब इसको अंदर से, सुपर इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ये देखो मेरी तरफ देखो सब लोग, 174 और 174A, इन दोनों में से एक क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा आपका 176 और आपका 177 और 179, इन तीनों में से एक क्वेश्चन। अब या तो तुमसे ये पूछेगा और या तो तुमसे एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा, यानी इस एरिया से एक क्वेश्चन आपको मिलना है, या तो इनमें दो, मैं ये कह दूं यही पूछेगा तो क्या मेरे पिताजी पेपर बता रहे हैं कि बायस है वो मुझे दिखा देंगे? संभव तो ऐसा है नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, या तो तुमसे ये पूछेगा, या तो तुमसे ये इनमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, और या तो फिर इन तीन में से एक क्वेश्चन आपसे, क्या हुआ इसमें? मेरा दोस्त था क्या इसमें? है? अच्छा, एक बात और समझो, CRPC 161 पढ़ी आपने? सेक्शन CRPC का पुलिस बुला रही है 161 में, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आपने इसको डिसओबे किया। क्या किया? इसका जो पनिशमेंट है वो है 179 में जो मैंने बताया था, ठीक है। वो अक्सर क्वेश्चन मैंने बताया, इन तीन में से एक क्वेश्चन जो है आपका पूछेगा। अब सारी धाराएं देखो, मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं 511 रटो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इन पर विशेष ध्यान और बाकी पर भी ध्यान। मेरे ये सब बताने का ये मतलब कतई नहीं है कि कहीं और से प्रश्न नहीं आएगा। पढ़ाई का मतलब पूरी पढ़ाई, सिलेबस का मतलब पूरा सिलेबस। ये सिर्फ मैं अपने अनुभव के आधार पर जो समझ में मेरे आ रहा है वो मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहा हूं कि इनको तो छोड़ के बिना जाना ही नहीं है, एक बात, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं, दिस इज नॉट व्हाट एवर आई एम टेलिंग इट टू यू, दैट इज नॉट द एग्जॉस्टिव, कि इसके बाहर से नहीं आएगा, लेकिन लगभग जो टेंडेंसी है वो यही है कि यहीं से आता है, ठीक है। अब आगे आओ। अब सेक्शन 186 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 187, 188। अच्छा, एक बार एक सेकेंड, वापस आओ। मैं क्या कह रहा हूं देखो दर्जन, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है। अब इसमें आओ, धारा 188 जो है, देखो इधर 188 CRPC के 144, धारा 144 की घोषणा हुई है, ठीक है। अब उसको वायलेट करते हो तो मुकदमा कहां होगा? 188 में आके। सुपर इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। अलग अलग कोरोना में तो ज्यादातर तुम्हारा वो जो पेंडेमिक एक्ट है वो लगा दे रहे थे, ये भी लगा दे रहे थे। 44 मान लीजिए लगा दिया कि मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, बाहर निकलो, लगा दिया। पुलिस के पास पूरी छूट, कुछ भी लगा दे। वापस आओ, मैंने क्या बताया? 188, 189 और आपका 186 और 187। तो मैंने कहा CRPC 125, 144, ये वाली धारा, इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो, CRPC से यहां कनेक्ट करो, ठीक है।
अब आप क्या कर रहे हो, पब्लिक सर्वेंट को इंजरी देने के लिए धमकी दे रहे हो, मैं देख लूंगा, मार दूंगा, पीट दूंगा, मुकदमा दर्ज कर देगा फट से इस धारा पे, ठीक है, चटपट करेगा भी दिखाता हूं मैं तुम्हें। तो कभी भी किसी सरकारी कर्मचारी से उसके ऑफिस में नहीं लड़ना है, उसे बहस भी तुमको एकदम वो वहीं से बैठे बैठे तुमको ट्रीटमेंट दे देगा, वहां बहुत पावरफुल है वो। अपने घर आए, फूलों में पानी डाल रहा है, फिर पहुंचो, बताओ साहब, अभी तो आएगा, अभी भी पब्लिक, अभी भी ऑफिशियल ड्यूटी में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, अब पानी डाल रहा है वो। लेकिन आपका जो काम होना चाहिए उसके ऑफिशियल ड्यूटी से कनेक्टेड, पता लगा ऑफिस के काम को यहां फरिया रहे हो, फिर वो एक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 188, 189, और एक बात और समझो, 186 सुपर इंपॉर्टेंट है। पता है क्या है, क्या है ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पब्लिक सर्वेंट को उसके कार्य को करने में, यानी कि सरकारी काम में वो बाधा डाल रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो इसमें से मुकदमा दर्ज कर देगा। तो अभी इन चारों सेक्शंस में से भी एक क्वेश्चन, इससे 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 एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आप क्या करोगे, 86 से लेकर 89 तक यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। भाई 35 क्वेश्चन आने हैं यार, 35 क्वेश्चन कहां से नहीं पूछेगा वो है, 5-7 क्वेश्चन थोड़ी आने की यहां से पूछेगा, अब वो घूम हर जगह से पूछेगा, जहां से मैं बता रहा हूं वहीं से पूछेगा, नहीं समझे। 35 क्वेश्चन इन एग्जाम, 35 क्वेश्चन बहुत होता है, और 35 में गलत करने की गुंजाइश कितनी है, मैक्सिमम 2, एक और घटा दो से ज्यादा गलत नहीं करना है, ठीक है, 2 से ज्यादा गलत नहीं करना है। तुम्हें बिल्कुल एकदम खींच के चलना है 80-90% की एक्यूरेसी के साथ, कहां गलत होने की कोई संभावना है क्या। लोग डर रहे, मैसेज कर रहे हैं, सर एक पोस्ट पे 1400 आदमी है, तो क्या एक पोस्ट में एक रखें। चलो मैं तुम्हारे भावुक भाई को दूर करता हूं। जब यूपी जुडिशरी का फॉर्म आया तो फॉर्म पड़े 52,000, कितने अपीयर हुए मात्र 19,000। ये सब तो पहले ही मैदान छोड़ गए। किसी भी पेपर की अटेंडेंस क्या होती है, 50%। तो अगर कितने पड़े हैं, 64 इसलिए पड़े हैं कि हर खाली वकील जो कोरोना में जिसकी दुकान नहीं चल रही करा रही, फॉर्म डाल दो। तो वो कहीं का कोई भी आदमी ने क्या किया, फॉर्म डाल दिया, तो फॉर्म इस तरह बढ़ गए। इसमें से प्रेजेंस रहेगी। अभी आधे जो है एग्जाम कहेंगे यार तैयारी है नहीं, क्या जाए, तो इसमें जितना पढ़ा है उसमें से आ जाएगी आधे नंबर। कितने आ जाएंगे, आधे। सब बात छोड़ो, मेंस में कितने रहेंगे, 13 गुना, यानी कि पीटी निकालो, फिर तो 13 में 4 नौकरी है। मेरी बात नहीं समझे। इंटरव्यू कितने देंगे, 3 और 4 टाइम्स ना, कितने, ये क्या हो गया इसको, मैं ये कह रहा हूं, कोई कह रहा है कि सर एक सीट पे इतने बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं वो है ही नहीं इतने बच्चे। प्री क्वालिफाई करते ही चाहे तो सीट 1 हो, बच्चे कितने रहेंगे, 13 या 10। प्री सीट 2 होगी तो कितने रहेंगे, 26। तो मतलब प्री, सारा झगड़ा फसाद प्री का है, उसमें जो भीड़ आदि है उनको कुछ नहीं पता है, उनको वास्तव में कुछ नहीं पता है, कतई कुछ नहीं पता है। तो मेंस तो 13 बच्चे, सीट 1 हो तो 2 हो और 100 हो, 1000 हो, 1000 होगा तब भी कितने देंगे, 13 गुना। तो जब नंबर ऑफ सीट ज्यादा रहे तो तुम परेशान हो कि 13,000 बच्चा है भी। जब नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं ना तो कई से पीटी एक्सपर्ट होते हैं, केवल देख देख बड़ा टिक मारते हैं, है ना, आंसर राइटिंग इसकी घटिया सी होती है। तो लड़ाई कितने से है, केवल 13 से। बस ये सब भूल जाओ, इतना लड़का उतना लड़का क्या, कुछ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। तुम्ही में से कितने पढ़ते हैं, अपने से देख लो, दुनिया की बात बता रहे हो, हैं, समझ में आया। तो अब हमने क्या कहा, 86, 87, 88 और 89 से एक क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है। आगे आओ, अब आओ चैप्टर 11 से। चैप्टर 11 में से देखो इधर बहुत पूछता है, 191, 192, 193, 194, ठीक है, 5 और 5A। अब 100 आपका 96 भी, इनमें से 2 क्वेश्चन पूछेगा।
पक्का पूछेगा, या तो इससे पूछ देगा, ठीक है। देखो सारी की सारी धाराएं देखो, एक एक सेक्शन यहां से एक कोई ना कोई सेक्शन पूछेगा, और ये सारा सेक्शन जो पूछेगा ना, अंदर से कुछ नहीं पूछेगा, पूरा इंडेक्स से पूछ देगा आपके नंबर बताओ, या क्या पूछेगा, पनिशमेंट बताओ। तो अंदर रीडिंग मार के पनिशमेंट कहां लिखनी है, इंडेक्स में। कहां लिखनी है, या तो धारा पूछेगा या तो उसकी सजा पूछेगा, तीसरा कोई आइटम है इसमें नहीं। तो इतने सिर्फ इंडेक्स रटने हैं, 2 क्वेश्चन ले लेने हैं। बच्चे क्या करते हैं बताता हूं आपको, 191 याद कर लेंगे, 2 याद कर लेंगे, बाय 2 3 याद कर लेंगे, यहां तक कर पाते हैं, बाकी में फोकस नहीं करते हैं। फिर पेपर यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ के बजाय यहां से पूछता है। कहां से पूछता है, यहां से। अच्छा एक बात और, 177 जिससे आप कंफ्यूज होते हैं वो बता रहा हूं, 177 और आपका 191, ठीक है, और 192, 177 और 192, इनके बीच तुम कंफ्यूज होते हो, और नंबर इनका भी वो इन्हीं का पूछता है, तो इसको देख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कहीं से आपका। मार्क करो, सब मार्क करो। कर लिया, देखो 177 कहती है मिथ्या सूचना देना, क्या कहती है, और आपकी 192 कहती है मिथ्या सूचना गढ़ना। फैब्रिकेट कर रहे हो, बना रहे हो, पूरे घटनाक्रम बना रहे हो, डायरी मेंटेन कर रहे हो, ताकि एक झूठी सूचना को गढ़ा जा सके। वहां ऊपर क्या क्या बोल दिया, साफ 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 ऐसा हुआ था। वहां क्या किया आपने, दो काम है, ये अंकित गए बोली कोई बात बता दी इन्होंने क्या किया, मिथ्या सूचना इन्होंने दे दी, एक काम। अब ये साहब गए और ये क्या कर रहे हैं, ये साहब मिथ्या सूचना को गढ़ रहे हैं, पहले से बना रहे हैं, पूरा ग्राउंड बना रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, एंट्री गलत कर रहे हैं, किस लिए, ताकि बाद में इसका इस्तेमाल किया जा सके, पूरे ग्राउंड बना रहे हैं शुरू से। तो एक है मिथ्या सूचना देना यानी 177, और 192 है मिथ्या सूचना गढ़ना, है ना। फर्निशिंग फॉल्स एविडेंस इंफॉर्मेशन, और क्या बोलते हैं उसको, फर्निशिंग फॉल्स एविडेंस, ठीक है। सूचना देना और गढ़ना दोनों में बहुत अंतर है, एविडेंस को गढ़ने में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, इसे याद रखो। तो 192 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से पक्का पूछेगा। अच्छा 195 देखो, 195 कहता है किसी व्यक्ति को धमका रहे हो तुम कि अभी तुम्हारे खिलाफ झूठी सूचना दे आऊंगा मैं जाके, ये भी तो होता है नहीं होता है, तो कहां पर व्यवस्था है, 195 में आपके खिलाफ में झूठे सबूत, मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी, बेसिकली कि अभी तुम्हारे खिलाफ मैं सबूत दूंगा, सब मैं जानता हूं झूठे, कहां मैं कुछ कहां किया हूं, तो नहीं किया तो मैं बनाऊंगा। तो क्या है ये, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, ठीक है, झूठे मैं धमकी दे रहा हूं कि मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी, तो कौन सी धारा है, 195A, ठीक है। एक 198 मार्क करो, 198 198, कौन सी सेक्शन मार्क कर रहे हो, 198 मार्क करो, धारा 201, वन 201, धारा 201, इसको भी मार्क करो, 204, 204, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 204, बोल हो रहे हो क्या तुम लोग, कितने देर से पढ़ रहे हो, अरे यार तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बोरियत नहीं होनी चाहिए, मैं तो कतई बोरियत नहीं होनी चाहिए, है क्या।
208, 208, सॉरी 209 लिखो, 209, 209, धारा 209, ठीक है। धारा 211, धारा 212, फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजर, इसमें सजा है 2 साल की, 212 लिखो। इसके बाद धारा 216, कौन सी? धारा 216, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 216। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी धाराएं जो हैं इसमें लिखो। इसके बाद 216 के बाद जो है 224, ये कम इंपॉर्टेंट है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। और 224 के बाद वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो क्या है? 228। आसान भाषा में इसी को हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहते हैं। इसको लोअर कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रावधान एक तरीके से। तो देखो 228 क्या है, देखो, इंटेंशनल इंसल्ट। 228 क्या कह रही है? बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको। इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन किसका? ऑफ पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। जो पर्सन जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठा है उसकी इंटेंशनल इंसल्ट करना, उसके काम में इंटरप्शन करना, ठीक है। तो इंसल्ट के लिए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज सेक्शन विच इज नेचर ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय की अवमानना के जो लक्षण है, प्रकृति है, वो किस धारा में है? किस धारा में है? ठीक है, नहीं ये जरूरी है, कम से कम इतनी डिस्चार्ज हो चुके हो तुम लोग, पता नहीं कैसे है? ये भी ठीक ठाक है। अगली धारा है 228 ए, कौन सा सेक्शन? 228 ए। 228 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करो। दिस इज ए सेक्शन विच इज ए नेचर ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी वो धारा जिसमें न्यायालय की अवमानना की प्रकृति लोअर कोर्ट के लिए है। सिंपल से कह रहा है कि उस व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बैठा है उसकी इंटेंशन के साथ इंसल्ट करना, उसके काम में इंटरप्शन, बाधा करना, तो कौन सी धारा लगेगी? 228। लेकिन जब निर्भया का केस हुआ तो जस्टिस वर्मा कमेटी आई, तो उस कमेटी के बाद से कि पहले और बाद में जो है आपका 228 ए, 228 ए जो था वो धारा जोड़ी गई। ये पुरानी है, 1983 की है, ये अभी की नहीं है। इसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। तो 228 ए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता है किसकी बात करती है? मैं मेरी तरफ देखो, जो रेप पीड़ित विक्टिम होते हैं, रेप विक्टिम होते हैं, कई बार उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन गया और उसने रेप पीड़ित विक्टिम क्या मिला, बोला कि अनर्थ गलत हुआ, ये वो किया उसने, और इसके बाद उसने क्या किया, उसके साथ एक पिक्चर ली और बोला कि फलानी फलानी के साथ ऐसा हुआ और हमें न्याय चाहिए। तो तुम्हें ठीक है, न्याय तो चाहिए, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बेसिकली डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्टिम। तुम उस महिला की पहचान को प्रकटन करते रहे हो, और जो कि अपराध है, और किस धारा के अंतर्गत अपराध है? 228 ए के। इसीलिए देखो न्यूज़पेपर पढ़ो तो जब भी कोई इस तरह के ऑफेंस होते हैं वो क्या लिखते हैं? काल्पनिक नाम प्रज्ञा कुमारी। ये काल्पनिक नाम में जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा नहीं है। ये जो प्रज्ञा समझ के तुम घटना पढ़ रहे हो प्रज्ञा नहीं है, दैट इज द काल्पनिक नाम। क्यों? क्योंकि अगर वो आइडेंटिटी लिख देंगे तो उनके ऊपर क्या हो जाएगा? 228 ए के तहत मुकदमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 228 ए के तहत उनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तब समझ में आए? तो क्या करना है, ये बहुत, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो।
ये सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 228 और 228 ए, ये 228 और 228 ए, इसको भूलना नहीं अब कभी, ठीक है। ये कब जोड़ी गई? 1983 में। 2013 का ऑप्शन दिखेगा, और मैं बता रहा हूँ कैसे कंफ्यूज हो गए तुम लोग। 2013 का ऑप्शन दिखेगा, तुम कहोगे ये तो आइडेंटिटी ऑफ डिस्क्लोजर है, रेप वाले मामला है, तुम निर्भया वाला केस जोड़ोगे, 2013 में हुआ था तो मार दोगे, ये 1983 का है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है उसको हमें देखना है, ठीक है। तो इतना समझ में आई 228 और 228 ए। अब आगे आओ, नेक्स्ट चैप्टर में दो धाराएं अक्सर पूछता है, बाकी तो नहीं है पूछता है। चैप्टर बड़ा है लेकिन अध्याय आपका 12। इसमें क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा 231, और इसमें सजा क्या है? काउंटरफेट कॉइन का, ठीक है। ये कितनी सजा है? 7 साल, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और काउंटरफेट इंडियन कॉइन 232, इसकी वजह कितनी है? 10 साल। कितनी है? 10 साल। इन दोनों धाराओं में से सामान्यतया इस चैप्टर से ये दो धाराएं पूछ देता है। कौन कौन सी? 231 और 232। चैप्टर बड़ा है लेकिन काम तुम्हारा घटा दिया, यही बता रहा हूं कि यही देख के चले जाना है। 30, हाँ 30 तो खैर डेफिनेशन ये कॉइन की, उसको देख लेना। आगे आओ, आगे आपसे पूछ सकता है 260। क्या पूछ सकता है? 260। 260 माने 260। इसको इंपॉर्टेंट मत करो, इसको इंपॉर्टेंट लिखो 260 को। यानी पूरे चैप्टर 12 में आपके पास सेक्शन कितने मिले? मात्र 3। तो इनको तो तुम्हें देख के जाना ही जाना है, ठीक है। पूरे चैप्टर 12 में क्या मिला तुम्हें? सेक्शन मिले 3, और तुम्हें ये जो है देख के जाने हैं। क्या करना है? जाना ही जाना। आगे आओ, अब आप सीधे चैप्टर 13 में अपने हिसाब से देख लेना। अक्सर क्या पूछता है? वेट और मेजर्स। प्रश्न सुनो, बांट और माप से संबंधित अपराध किस अध्याय में है? वो है आपके अध्याय 13। ये चैप्टर का नाम पूछता है, इसमें सेक्शन नहीं पूछता। क्या पूछता है? चैप्टर का नाम। बांट और माप से संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 13। 264 से 267 तक जो है, 264 से 267 तक जो है वो आपका ये सेक्शंस इसमें एम्बोडाइड है। आगे आओ, अब आओ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत केवल प्री के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। वो कौन सा है आपका? वो है चैप्टर 14, अध्याय 14। इसे इस चैप्टर से, चैप्टर 14 से पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा में आपके बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। लिखो, सेक्शन 268 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी तरफ देखो, जो मैं ये बात बता रहा था कि उन धाराओं को याद रखना है, उसको ध्यान देना। अब हम क्या देख रहे हैं? चैप्टर 14। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 14, देखिए क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, चैप्टर 14। ये जो आपका चैप्टर है, ये जो है एक तरीके से पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहती है। खास तौर से कुछ सेक्शंस हैं, वो देखो कौन कौन से। 268, 268 क्या है? पब्लिक न्यूसेंस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है पब्लिक न्यूसेंस। और इसकी सजा का प्रावधान कहां किया गया है? 290, ठीक है। 268, और ये इसकी सजा का जो प्रावधान है वो है 290 में,
ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिखना है इसको, ये बहुत पूछा जाता है। तुम्हें क्या करना है, पहले काम तो क्या करना है, 268 से लेकर 279 तक सारी धाराएं मुंह जबानी याद करनी है, एक काम। ठीक है, क्या करना है, 268 से लेकर 269 तक सारी धाराएं क्या करनी है, मुंह से आपको सारी की सारी एकदम ओरली सारे सेक्शंस आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। सारे सेक्शंस आपको ओरली याद होने चाहिए। कहां से कहां तक, 268 से लेकर 279 तक सारे सेक्शंस आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। अब आओ एक बात समझो, अब 269 देखो क्या कह रहा है, एक एक धारा को देखते जाओ, मैं क्यों बता रहा हूं उसको समझो। ये पीटी का प्री चैप्टर है, एक चैप्टर 4 और 14, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगली धारा देखो 269 क्या कह रही है, 269, 270, 271, 271 देखो, 271 देखो क्या कह रहा है, 271 देखो। यानी ब्रिटिशर्स ने ये बात पहले ही व्यवस्था करके गए हुए थे, क्योंकि समय समय पर प्लेग और अन्य जैसी महामारियां आती थी, और आती थी तो उनको कहते थे कि दूर, बिल्कुल दूर। इस चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का बहुत ज्यादा बोलबाला था। ट्यूबरक्लोसिस जो थी उस समय इतनी बड़ी बीमारी थी, जिसको हो गया बस टाटा बाय बाय, खत्म, है ना। तो अब जो है उसका ट्रीटमेंट है, क्योर है। तो मैं ये कह रहा हूं 271 आज के परिप्रेक्ष्य में हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, पूछी जाए अथवा न पूछी जाए, याद इसको मार्क करो। अब 272 आओ, 72 आओ। अब मैं बता रहा हूं कैसे याद करना है इसको। 272 क्या कह रही, देखो, एडल्टरेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड टू दी सेल। पूरा इसको पढ़ो, पढ़ो एक बार, बोलो सब लोग, हाँ हिंदी में पढ़ो। हाँ देखो एक बात को समझो, एडल्टरेशन माने मिलावट, किसमें, खाने में या पीने वाली चीजों में। जो दूध में बराबर झोंका करते हैं ना, वो इनको इस धारा में बुक करो, 272, समझ में आया, ऐसे याद रखोगे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इस पूरे चैप्टर में जो सजा है वो बहुत कम है, ज्यादातर 1000 रुपया फाइन और 6 माह की सजा है। अब तुम्हें याद कैसे रखना है, जहां 6 माह की सजा नहीं है इस चैप्टर में, जनरली इस पूरे अध्याय में, देखो मेरी तरफ सब लोग उठो, नजर उठाओ, इस पूरे चैप्टर में या तो इंडेक्स से डायरेक्ट पूछेगा या तो पूछेगा सजा, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट देखोगे तुम, सबकी पनिशमेंट इंडेक्स में लिखो पहले तो, देख देख के अंदर से। इसके बाद ये देखो कि सब में तो सजा दे रहा है 6 माह की, ये 1000 रुपए जुर्माने की, एक बार ये तो जनरलाइज हो गया। वो देखो कि कहां, अब अगर पूछे इस चैप्टर से पनिशमेंट तो 6 माह 1000 रुपए मार दिया। अब तुम देखोगे क्या, अब ये देखो कि कहां पर ये सजा नहीं है, कहां पर सजा में फर्क है, कहां पर 2 वर्ष की सजा दी गई है ना। अब जैसे तुम्हें बस उस धारा को तुम्हें याद कर लेना है सजा, और बाकी सजा तुम्हें पता है 1000 रुपया और 6, और तुम्हें फोकस कहां करना है, वो जो इससे इस चैप्टर में इससे अलग है। तो क्या होगा, भूलोगे सेक्शन पूरे चैप्टर की सजा, नहीं समझ में आया तुम्हें, क्या मैं क्या कहा, नहीं समझ में आया। मैंने क्या कहा कि पूरे चैप्टर की जो सजा है लगभग समान है, वो 6 माह और 1000 रुपए जुर्माने की है, लेकिन कुछ धाराओं में जो सजा है वो इसके अलग भी है। तो तुम्हें क्या करना है, वो अलग वाली देख लेना है, जिससे पता लग जाए कि क्या है। आगे आओ। तो 272 और 73 में विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, हमेशा बता रहा हूं। वो नंबर पूछेगा, कभी 72 मारो, कभी 73 मारोगे, क्लैरिटी रहेगी, पक्का सिलेक्शन होगा। तो 72 में क्या है, एडल्टरेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड टू सेल, और 73 में क्या है, सेल ऑफ नॉक्सियस फूड और ड्रिंक, यानी कि एक तरीके से नॉक्सियस हो चुका है वो, उसको आप सेल कर रहे हो। लेकिन दोनों में सजा क्या है, 6 माह 1000 रुपए और जुर्माना। एक बात देखो, 72 में क्या किया आपने, एडल्टरेशन किया फूड और ड्रिंक में। 73 में क्या किया, नॉक्सियस फूड ड्रिंक सेल किया। और 74 क्या है, 74 में दवाई में एडल्टरेशन कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो। कहां कर रहे हो, दवाई में, ड्रग लिखा है ना, औषधि। तो अब ऐसे याद करो, 71 में दूध और पानी मिला रहा है खाने में,
कुछ मिलावट कर रहा है, 72 में नॉक्सियस जहरीला पदार्थ खाने को पीने का बेच रहा है, और तीसरा 74 है, 74 में दवाई में मिलावट कर रहा है। ठीक है, 72, 73, 74 याद हो गया? हाँ याद हो गया, ठीक है याद हो गया। हाँ फिर बैठ के सोचो 72 में क्या था, 73 में क्या, 74 में क्या था, याद हो गया, खत्म काम। कंफ्यूजन की स्थिति रही तो सिलेक्शन से दूर रहोगे, बहुत मेहनत करोगे कंफ्यूज रहोगे ना, 2-3 नंबर से रह जाओगे, सिर्फ मलाल हाथ लगेगा। इससे बढ़िया पढ़ो ही ना, पीछे रहो बहुत ज्यादा, कहीं कोई मलाल नहीं रहेगा, रिजल्ट देखने की भी जहमत नहीं उठाओगे, चिल बैठे रहोगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? बोर बोर तो नहीं हो रहे हो? अब देखो इधर 272, 273 और 274, इन 4 धाराओं में से एक पूछता है, क्योंकि इनके बीच तुम कंफ्यूज होते हो, तो तुम्हें क्या करना है, इनको याद करना है। 74 के बाद 75, ठीक है, 75 में क्या है, अब एक बात समझो, 74 में एडल्टरेशन ऑफ ड्रग, ड्रग में मिलावट करना, और 75 में क्या है, उसको बेचना। उस पीछे वाले में क्या है, मिलावट करना, अब आगे गया बेच मारा। समझ में आया? 275 अब याद रहेगा। एक बात और समझो, जो 277 है ये यूपी एपीओ, बिहार एपीओ, हर स्टेट में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन 277 ही पढ़ के नहीं जाना है, हर बार वो बदलता है ना, अब इस बार ये पूछेंगे तो इस बार ये पूछेंगे, अगली बार ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, है ना। तो क्या है, 277 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है, फाउलिंग वाटर और पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर, कोई तालाब है, गए उसमें मिलावट कर दिया तुमने, ठीक है, कोई रिजर्वायर है, उसमें क्या कर रहे हो आप, गड़बड़ी फैला रहे हो, उसको गंदा कर रहे हो, फाउल कर रहे हो, तो ठीक है, कौन सी धारा है आपके ऊपर, 77। एक बात और समझो, इसलिए इस धारा की इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो धारा है ये इन्वायरमेंट लॉ से जुड़ी हुई है। समझ रहे हो? अभी जब तक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, ये सब एक्ट नहीं आए थे, तब हम किससे काम चला रहे थे, बहुत मेरी बात सुनो कर ध्यान से, 277 से तब तक हम काम चला रहे थे, इसी से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी में धाराएं आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है, वो तो केवल गाइडिंग मैनर में है, कोई पनिशमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं। तो हमें जो मुकदमे करने होते थे वो हम कहां करते थे, 277 में। कोई रिजर्वायर है, कोई चीज है, उसको अगर हम गड़बड़ा कर रहे हैं तो 277 में आके मुकदमा कर देते थे। तो 277 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट लॉ, ठीक है, लिखो भी उसके आगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बार बार हर एग्जाम में पूछी जाती। धारा कौन सी है, 200, मुझे लग रहा है अब तुम लोग जवाब दे चुके हो, ऐसा है क्या, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट। तो 277 जो है आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो 278 लिखो, टू 277 देखो, 278 देखो, 278 क्या है, अब देखो, इसलिए मैं कह रहा था 278 कह रहा है मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू द हेल्थ। 278 पढ़ो, क्या बोला, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू द हेल्थ। इसलिए मैं कह रहा हूं ये दोनों धाराएं इन्वायरमेंट लॉ से जुड़ी हुई हैं, और इन्वायरमेंट को टैकल करने के लिए हमारे पास कहीं कोई अन्य व्यवस्था नहीं थी। खास तौर से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 के बाद, जब दुनिया इकट्ठी होनी शुरू हुई 1972 के बाद, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो स्वीडन में हुई, उसके बाद से क्या होना शुरू हुआ, हमने अलग अलग कानून बनाने शुरू किए। हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया, हमने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट लाया, हमने वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट लाया। यानी वो क्यों लाए हम, क्योंकि हम सबमिट में गए थे स्टॉकहोम 1972 की, ठीक है, तो उसके बाद हुआ। लेकिन उसके पहले ले देकर प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास यही व्यवस्था है, ठीक है, इन्हीं पर मुकदमे दर्ज होते थे। तो इसको 177, 78 को सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। अच्छा एक बात और समझो, अब 279 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई उसको बता सकता है? निकाला मैं गाड़ी, एकदम मारा, एकदम सूट मार दिया, सट से गायब हो गया, यहां से तुरंत चट से मेरे नाम मुकदमा दर्ज करो 279 में।
घोड़ा तांगा गाड़ी निकाला, उसको मैं बैठ के नहीं चला रहा हूँ, खड़ा होकर चला रहा हूँ, बाहुबली बना हुआ हूँ, उसको डंडा मार रहा हूँ, दौड़ रहा है, मैं खड़ा हूँ उसके ऊपर, चलता जा रहा, उड़ता जा रहा है, तुरंत मेरे नाम मुकदमा दर्ज करो 279 में। कहां दर्ज करोगे? 279 में। तो ये तीन धाराएं इतनी इंपॉर्टेंट है, ये तीन धाराएं इतनी इंपॉर्टेंट हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन इन तीन से ही सवाल पूछ मारता है, वो बाहर से नहीं जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, पहले जो मैंने बताया है वो भी पढ़ना है और देखना है, क्योंकि इस आज जिस दिन तुमने, एक बात बता दूं, दिमाग में एक बार भी ये फीलिंग आ गई ना कि यार सीटें बहुत कम है, बस तुम कंपटीशन से बाहर। कोशिश करना अपने साथी को बता देना ये बात, ताकि वो तैयार हो जाए। एक आदमी गया, समझ रहे हो, है प्रचार तो कर रहा है, माहौल बना रहा है, मैं जानता हूं उसको हाँ वो माहौल बना रहा है जानबूझ के। लेकिन ये लोग बहुत चालू होते हैं, जैसे कुछ लोग भीड़ मैं खुद इसका गवाह हूं। एक लड़का बहुत सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस, और एक कम सीरियस जो कह रहा है मैं भी इस बार एपीओ का फॉर्म डालूंगा और तैयारी करूंगा। जो बहुत ज्यादा सीरियस है कह रहा 8 ही सीट आई है जनरल की, यार बचा कहाँ, कुछ बचा है। और तुरंत उसको व्हाट्सएप में जो सर्कुलेट हो रहा था उसको फॉरवर्ड कर दिया, और उसके बाद वो अपना कचहरी कोर्ट जा रहा है। पोटेंशियल कंपटीशन को उसने शुरू ही मार दिया समझ रहे? तो मैं ये कह रहा हूं ऐसा मत करो, अपने दिमाग में मत आने दो। कहां वैकेंसी 44 सीटें कहां होना है, जबकि 13 पे एक बच्चे से लड़ना है आपको, और 13 में भी नहीं, मेंस इंटरव्यू तो 4 देंगे ना, 3 देंगे, तो 13 में से 4, 3 देंगे मान लो, तो 4 में से 1। असली कंपटीशन बस इतनों से है आपको। इसमें से 2 जो होंगे वो पीटी एक्सपर्ट होंगे, 2 पे 1 नौकरी मिलेगी आपको। सारा लड़ाई प्री का है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं यहाँ पे। सो थोड़ा सा फोकस्ड होके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टे फोकस्ड, समझ रहे हो? क्योंकि ये 1 2 4 की लड़ाई, ये जो कितने बच्चे हैं बता रहे तू, कितने हैं? 1600। ये सब फर्जी डाटा है, ये सब अभी प्री के लिए है, जिसकी लड़ाई हम अभी लड़ रहे हैं, समझ रहे हो? ये सब भीड़ है, असली लड़ाई बस इतने में है, 13 4 2, बस। नहीं समझे बात? तो मैं वापस आया, मैंने क्या कहा, 277 278 और 279। 279 क्या कहता है, हैं? हाँ अच्छा, एक बात और, हर जगह सजा तुम 6 माह देख रहे हो, 277 में सजा 3 माह है, ठीक है, वहीं लिख देना। जहां सजा बाकी से अलग है उसको तुम क्या करोगे, याद करोगे। क्या करोगे, याद करोगे। पर इस चैप्टर में उसके पास पूछने के लिए कुछ नहीं है, 2 बातें पूछ सकता है, धारा पूछ सकता है सीधा इंडेक्स से, वो सब बच्चे रट के जाएंगे, कम से कम 30-40 हजार रट के जाएंगे। फिर वो कहेगा रुको 1 मिनट कुछ और करते हैं, वो पनिशमेंट पूछेगा, तो 5-6 हजार रटे रहेंगे, उसमें भी कुछ कंफ्यूज रहेंगे, तो मैं वही करके जाना है। नहीं समझे, है ना? अब 279 देखो, अब वापस आओ 285। 285 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्या करो, इंपॉर्टेंट। 286, 289। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो ऐसे देखो, मेरा कुत्ता है, 289 पढ़ो जरा फट से, इंडेक्स से पढ़ो। 289 कहता है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू दी एनिमल। मेरा कुत्ता है और उसको डेली डेली जॉनी जॉनी करता हूं मैं, ओ हाउ आर यू जॉनी करके उसको टाइट रखा हुआ हूं, बिल्कुल मोहल्ले घूरता है, मैं खुश होता हूं, लोग डरते हैं। फिर एक दिन किसी को धर लिया उसने। कुत्ता कोई ऑफेंस कर सकता है मालिक को, है क्या? अरे कुत्ते से क्या लेना देना, कुत्ते के ऊपर मुकदमा थोड़ी करेंगे, उस मालिक को करेंगे। तुरंत मुझे पकड़ो आके, सर बहुत जॉनी जॉनी करते थे तो मुकदमा दर्ज करो। तो ये 289, ये सारी धाराएं जो है डे टू डे लाइफ की हैं, इनको तुम्हें समझना होगा, समझ रहे हो? तो क्या है, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू, तुम्हारा एनिमल है उसको बचा के रखो। मान लो तुम्हारी भैंस है, डेली खुल जा रही है, आज खुली, कल खुली, रोज खुली, एक दिन खुल के मेरी पीठ तोड़ डाली उसने, तो नेग्लिजेंट कंडक्ट किसका है? मेरी तो किसी जिसका भैंस के मालिक का।
है ना। तो नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट, अब क्या भैंस को मारोगे? भैंस तुम भैंस पाले हो तो उसको बांध के रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है यार। इसको अपनी भैंस को ठीक रखो। तो अच्छा, तो इस तरह बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग गांव में नहीं होते, कुत्ता बिठाले रहते हैं, बहुत बैठ के कुर्सी बैठे लेंगे, उनका देसी कुत्ता होगा और बड़ा बदमाश किस्म का कुत्ता भी देसी होगा, काला गोरा पीला टाइप, और बड़े बदमाश किस्म का रखा है, और कुर्सी डाले बैठे रहेंगे, और कोई आएगा वो खड़ा हो जाएगा। आप जा रहे हैं यूं, कुत्ता भी कुछ नहीं बोला है, वो खड़ा हो गया है और वो बैठा हुआ है, शेरू कुछ नहीं, इतना ही बोल रहा है बैठो आराम से। अब वो सामने वाला आदमी है वो रुक गया, क्योंकि कुत्ता बैठा से खड़ा हो गया, अब रुक गया यार। शाम को 3 बजे के बाद गेट के बाहर, चूंकि गर्मी में माहौल बनाया करता हर एक आदमी के खिलाफ, ऐसा होता है नहीं होता है? आओ कुछ नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। भले वो कुत्ता निहायत डरपोक किस्म का हो कि उसकी पोटेंशियल बस बैठ के खड़े होने भाव भाव बैठ गया इतनी हो, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला डर रहा हो यार, सामने वाला हो सकता है डर रहा हो। मैं जो है बहुत संभ्रांत किस्म का आदमी हूं। मैं एक बार अपने पिता के साथ जा रहा था, एक कुत्ता मेरी तरफ दौड़ा, तो मेरी सभ्यता और संभ्रांतता सब गायब हो गई। मैंने उसको तुरंत 10-20 गाली दे डाली कुत्ते को। अब मेरे पिता मेरे से बातचीत बंद कर दिए, लंबे समय तक बंद रखी, कि उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। इवन वो मुझे फोन करते थे, वो फोन भी बंद करना बंद कर दिया उन्होंने। और मैं क्या कहूँ इस पे, ये तो स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया थी, मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैंने कि ये तो आदमी को बेनकाब कर दे, है ना। इसलिए 289 अब भूलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कभी नहीं भूलना इस धारा को। धारा 289 तो क्या है? नेग्लिजेंट कंडक्ट इन रेस्पेक्ट टू द एनिमल। ठीक है, आगे आओ। 290 को मैंने कहा बताया था? 268 का पनिशमेंट 290 में। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो, 292 ये कितनी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बताता हूं। इस पे केस बताया था, याद है कोई? कौन सा? रंजीत डी उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो किताब बेचता है लेडीज चटर्जीज लवर बुक करके, है ना, वो बेचता है ना, है ना, तो वो किताब थी। और दूसरी बात इसमें क्या पता लगा आपको? ये धारा जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ये धारा क्या है? कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ठीक है, रंजीत डी नाम होगा कुछ धीरेन्द्र करके, तो शॉर्ट में रंजीत डी उड़ेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक बात और, कैसे कनेक्ट करना सीखोगे? मैंने क्या बताया? ये केस मैंने बताया था आपको मेंस रिया में। और मेंस रिया में कब बताया था? जब मैं बता रहा था कठोर दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो दो बातें निकल कर आई कि धारा 292 किससे संबंधित है? ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर। अच्छा, अगला प्रश्न, अगला उत्तर सुनो मेरी तरफ देखो, ये भी तो आ गया। कौन सी धारा कठोर दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये धारा किस पे आधारित है? कठोर दायित्व के सिद्धांत पे, यानी कि इसमें मन का दोष नहीं देखा जाएगा, मेंस रिया मेंटल एलिमेंट नहीं देखा जाएगा। केस का नाम क्या बताया मैंने? रंजीत डी उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। धारा 292 को सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। अच्छा एक बात, एक प्रश्न और आता है कि हिकलिन का नियम किस धारा से संबंधित है? इसी में लिखो, अक्सर पूछा जाता है ये धारा। अगला प्रश्न देखो क्या बन सकता है। धारा मेरी तरफ देखो, धारा 292 क्या कहती है कि हिकलिन के नियम से संबंधित धारा कौन सी है? यही नियम है, फॉरेन है, कौन सी है? 292। या पूछेगा कि सब हिकलिन के नियम संबंधित धारा कौन सी? 292, 93, 94, 95 कौन सी है? 292। इस धारा से संबंधित जितने संभावित प्रश्न बन सकते थे, जितने भी संभावित प्रश्न सेक्शन 292 से बन सकते थे, वो मैंने आपको बताए। हाँ क्या? हिकलिन का नियम संबंधित धारा 292 से इंडिया से। तो एक बात, हाँ वही चीज, उससे एक तरीके से इस धारा में जो प्रिंसिपल है उसी तरीके से सब रिलेटेड है। कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन लेना क्या है कि हमें 2-3 बातें, कठोर दायित्व का सिद्धांत, ठीक है, धारा 292 विच इज द अपोजिट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। ठीक है, अब आओ चैप्टर 15। चैप्टर 15
चैप्टर कौन सा है? 15। चैप्टर 15 में 295 मार्क करो आप। 295, 295A। 295, 295A, 296, 297, 298। 98 को इंपॉर्टेंट करना, 295A को इंपॉर्टेंट करना, बाकी सब मार्क करो। 295A और आपका 298, इन दोनों को जो है इंपॉर्टेंट मार्क करो। आज तो नहीं हो पाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 16। क्या है? चैप्टर 16। अक्सर इससे ये अब अगली क्लास बचेगी तो उसमें कराएंगे इसके बाद। चैप्टर 16 में क्या बताया गया है? प्रश्न आपका सामने ये आता है कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर से संबंधित अपराधों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? वो है आपकी चैप्टर 16। दो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, एक ये और इसके पहले जो 15 बताया है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहता है, सुनो इधर क्या कहता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द रिलीजन, धर्म से संबंधित अपराध किस अध्याय में वर्णित है? जनरली क्या पूछता है? वो सेक्शन पूछता है, लेकिन कुछ मामलों में वो आपसे चैप्टर का नाम भी पूछ लेता है। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द रिलीजन कौन सा चैप्टर है आपका? दैट इज द चैप्टर, क्या बोला? 15। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर बन जाता है। यहां पर जो सारी FIR रिलीजियस मैटर की होती है ना, वो इसी चैप्टर से आपकी एक तरीके से डिस्टर्बिंग द रिलीजियस असेंबली, और ज्यादातर जो सारे मुकदमे आज की डेट में हो रहे हैं अध्याय 15 से, वो हो रहे हैं 295A से और 295 से, इससे और इससे। ठीक है, द हिंदू पढ़ा करो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करो, जहां वो मुकदमे होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं ना, वो बहुत अच्छा लिख तरीके से वो पेपर कवर करते हैं। उन सेक्शंस को भी लिख देते हैं कि फलाना आदमी इस सेक्शन में बुक किया गया, फलाना आदमी इस सेक्शन में बुक किया गया, है ना। तो उनकी जो जर्नलिज्म होती है वो ज्यादा बढ़िया होती है कि ये आदमी इस सेक्शन में बुक किया गया, ये आदमी इस सेक्शन में बुक किया गया, है ना। तो ये चीजें जो रहे हैं आपके इसमें रहती हैं। अब आप लोग बताओ, आपको कुछ पूछना है? आज हम अपनी सेवा को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर भी हम चैप्टर 16 तक पहुंच गए हैं। आप लोग बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। सारे लोग बताओ, थके तो नहीं तुम लोग? कितना बढ़िया है कि देखो आईपीसी सब रिवीजन होता जा रहा है 1-2 घंटे में, 1-2 घंटे में है। आधी आईपीसी ज्यादा तो रिकवर हो ही गया। इससे बढ़िया तो क्या ही होगा? भले मन न लगे तो कितना बढ़िया, 2 घंटे में रिवाइज कर लिया पूरा। इससे आसान चीज क्या होगी? अब चैप्टर 16 का एक बार सेक्शन बता दीजिए सर। अब सर आप आगे बताएंगे, अभी आज नहीं बताएंगे। ठीक है, आप जो चैप्टर 16 का जो रहेगा वो सर अब आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। कुछ पूछ रहा हो तो बताओ, कुछ डाउट हो, कुछ मन में प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तुम लोग बताओ। हैं? कोई मन में जिज्ञासा, कोई प्रश्न? तो आईपीसी आपका लगभग खात्मे की ओर है, पढ़ा रखा है, बस रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है।